जिस किसी ने भी उस फौलादी राक्षस को ठीक कर दिया जो सबके लिए नामुमकिन था। एक भारतीय सेना की कप्तान ने उसके लिए खुद को दांव पर लगा दिया। उसके इस उकसावे को एक तुच्छ समझे जाने वाले एशियाई मैकेनिक ने स्वीकार कर लिया। जो रिश्ता सिर्फ एक रात के सौदे के रूप में शुरू हुआ था, वह जल्द ही दोनों को एक दूसरे की जान बचाने के लिए भागने और एक विशाल साजिश के केंद्र में ले आता है, जो उन्हें एक दूसरे के और करीब ले आता है। यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन चालू करें। धन्यवाद। थार रेगिस्तान का सूरज अपनी गर्मी सब पर बराबर बरसा रहा था, लेकिन उस विशाल हैंगर की छांव के नीचे की हवा में भी कोई रहम नहीं था, जो हर सांस को जला रही थी। विशाल हैंगर के कंक्रीट के फर्श से उठती गर्मी दोपहर के धुंधलके की तरह कांप रही थी, जिससे हर चीज की रूपरेखा धुंधली पड़ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया का सारा शोर यहीं कैद हो गया हो। भारी भरकम वेंटिलेशन पंखों की एकरस आवाज, कहीं से रुक कर आने वाली धातु के टकराने की तीखी ध्वनि और उन सभी आवाजों के बीच रिश्ती तेल की तीखी गंध। कबीर सिंह इस गंध का आदी था। नहीं, आदी होने से भी बढ़कर यह बहुत पहले ही उसका एक हिस्सा बन चुकी थी। उसने अपनी पीठ पर बहते पसीने को नजरअंदाज करते हुए रिंच पकड़ा और एक सेना की जीप के नीचे घुस गया। ठंडे फौलाद का स्पर्श उसकी हथेली में महसूस हुआ। अंधेरे, गर्मी और तेल की गंध से भरी यह तंग जगह। अगर कोई कहता कि यह दुनिया की सबसे आरामदायक जगह है तो लोग उसे पागल कहते, लेकिन कम से कम यहां उस पर तनी हुई कोई बंदूक नहीं थी। खुरदरी चट्टानें और एक राइफल की गर्म बैरल के निशान उसकी त्वचा में परत दर परत उकेरे हुए थे। वह कभी कभी अपने हाथों को देखता था। एक समय था जब ये हाथ बिना चूके ट्रिगर दबाते थे, साथियों की जान की जिम्मेदारी उठाते थे और अपने देश के अंधेरे कोनों को सहारा देते थे। अब ये हाथ बस चुपचाप तेल से सने लोहे के टुकड़ों को छू रहे थे। हैंगर के दूसरी तरफ से एक जोरदार शोर हुआ। प्रशिक्षण समाप्त करके लौटे सैनिक ट्रकों से उतर रहे थे और जोश में चिल्ला रहे थे। कबीर एक पल के लिए रुक गया। धूल और पसीने से सने युवा चेहरे, उनकी आंखों में चमकता बचकाना, गर्व और थकान। वह यह सब जानता था। एक समय था जब वह भी उनमें से एक था। नहीं, वह उनसे कहीं ऊंचे, कहीं गहरे अंधेरे में था। भारतीय नौसेना की विशेष बल इकाई मार्कोस, एक ऐसा नाम जो दिलों में सिहरन पैदा कर देता था। वहां वह सबसे कम उम्र का टीम लीडर था, एक जीवित किंवदंती, एक 100% मिशन सफलता दर वाला भूत जिसने कभी असफलता नहीं देखी थी। लेकिन अपने आखिरी मिशन में उसने सब कुछ खो दिया था, अपने साथी, अपना सम्मान और जीने की वजह भी। उस दिन की यादें बिजली की तरह उसके दिमाग में कौंध गईं। कीचड़ जैसा अंधेरा, बारूद की तीखी गंध और उसके साथी की आखिरी सांस। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं। अतीत एक भूत की तरह उसका पीछा कर रहा था, इसीलिए वह भाग गया। अपना नाम, अपनी राष्ट्रीयता, अपना अतीत, सब कुछ मिटाकर वह इस विशाल सैन्य अड्डे के सबसे सुनसान कोने, इस मरम्मत घर के अंधेरे में छिप गया था। लोग उसे बस एक शांत, कुशल एशियाई मैकेनिक के रूप में जानते थे और इतना ही काफी था। उसने फिर से रिंच पकड़ा और उसके हाथों में ताकत आ गई। उसे भूलना था, वह अब भूत नहीं था, वह कबीर सिंह था, सिर्फ एक साधारण मैकेनिक। तभी वह समस्याग्रस्त परियोजना जिसने महीनों से दर्जनों जिंगिंग इंजीनियरों को निराश कर रखा था, अगली पीढ़ी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोपल्शन मेन बैटल टैंक, प्रोजेक्ट वज्र। जैसे ही टैंक हैंगर के बीच में रुका, लोगों का एक समूह उसके पास आया। उनके बीच में एक महिला सेना अधिकारी खड़ी थी, जिसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। उसकी गहरी सैन्य वर्दी पर लगे प्रतीक चिन्ह बता रहे थे कि वह एक कप्तान थी। कप्तान मीरा शर्मा, इस परियोजना की मुख्य प्रभारी। वह सुनहरे बालों वाली एक सुंदर महिला थी, जिनकी तीखी नीली आंखें थीं, लेकिन उसकी सुंदरता एक तेज धार वाले चाकू की तरह थी जो देखने वाले को तनाव में डाल देती थी। उसके होंठ कसकर बंद थे और उसके पूरे शरीर से एक फौलादी इच्छा शक्ति की भावना निकल रही थी, जो किसी भी तरह की ढिलाई को बर्दाश्त नहीं करती थी। कप्तान मीरा ने धीरे धीरे टैंक का चक्कर लगाया, अपनी ठंडी आंखों से उसकी हालत का जायजा ले रही थी। उसके पीछे चल रहे मुख्य शोधकर्ता ने कुछ सफाई देने की कोशिश की, लेकिन उसने अपना हाथ उठाकर उसे रोक दिया, जैसे वह सुन ही नहीं रही हो। बस नतीजा बताओ,
उसकी आवाज धीमी और ठंडी थी, लेकिन उसमें मौजूद दबाव ने पूरे हैंगर की हवा को भारी बना दिया था। माफ कीजिए कप्तान, हम अभी तक पावर सिस्टम में ओवरलोड का कारण नहीं ढूंढ पाए हैं। जैसे ही हम कोर को रिबूट करते हैं, सारे सर्किट जल जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे यह मशीन खुद जागने से इनकार कर रही हो। मुख्य शोधकर्ता की आवाज में निराशा भरी हुई थी। मीरा ने बिना जवाब दिए टैंक के कवच पर अपना हाथ फेरा। उसी पल कबीर ने उसकी आंखों में एक सूक्ष्म कंपन देखा। यह गुस्सा या निराशा नहीं थी, यह गहरे दुहक और लगाव का एक जटिल मिश्रण था। जैसे कोई ट्रेनर किसी जंगली जानवर का सामना कर रहा हो जिसे वह लंबे समय से पालतू बनाने की कोशिश कर रहा हो। सब लोग जाओ। मीरा के आदेश पर शोधकर्ता एक एक करके बिखर गए। वह काफी देर तक अकेले टैंक के पास खड़ी रही। उस विशाल और डरावने फौलादी ढेर के सामने खड़ी उसकी आकृति कमजोर लग रही थी। कबीर चुपचाप अपनी वर्क बेंच पर लौट आया और अपने तेल लगे हाथों को एक कपड़े से पोंछा। यह उसका मामला नहीं था, यह उसकी जंग नहीं थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि किस्मत उसे अकेला छोड़ने वाली नहीं थी। अगले कुछ दिनों तक हैंगर में हार का माहौल छाया रहा। सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ जुटे, लेकिन वज्र लोहे के ढेर की तरह चुप रहा। बजट खत्म हो रहा था और ऊपर से दबाव बढ़ता जा रहा था। और अंत में जिस दिन आखिरी परीक्षण भी विफल हो गया, उस दोपहर एक घटना घटी जब सारी कोशिशें नाकाम हो गईं और हैंगर में निराशाजनक सन्नाटा छा गया, तो कप्तान मीरा शर्मा आखिरकार फट पड़ी। सम्मेलन कक्ष की हवा कांच की तरह ठंडी और तनावपूर्ण थी। लंबी मेज के चारों ओर बैठे शोधकर्ता और अधिकारी, कोई भी पहले बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बस कठोर भावों के साथ कप्तान मीरा शर्मा को देख रहे थे। वह सम्मेलन कक्ष के सामने लगी स्क्रीन के पास खड़ी थी। स्क्रीन पर वज्र के आंतरिक सर्किट का जटिल डिजाइन दिखाई दे रहा था, लेकिन इस समय कोई उसे नहीं देख रहा था। सभी की निगाहें बर्फ की रानी की तरह खड़ी प्रोजेक्ट की मुख्य प्रभारी पर टिकी थीं। तो पिछले 3 महीनों में हमारी उपलब्धि शून्य है, यही कहना चाहते हो? मीरा की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें छिपा गुस्सा तेज टुकड़ों की तरह कमरे की हवा को चीर रहा था। किसी ने जवाब नहीं दिया। सबने सिर झुका लिया और चुपचाप उसके गुस्से को सहते रहे। मुख्य शोधकर्ता डॉ एलन ने मुश्किल से अपना मुंह खोला। कप्तान, यह मौजूदा तकनीक से बिल्कुल अलग मामला है। पावर कोर खुद एक जीवित जीव की तरह प्रतिक्रिया करता है। हम जितना करीब जाने की कोशिश करते हैं, वह उतना ही गहरा रक्षा तंत्र बना लेता है, जैसे कि डिजाइनर के अलावा किसी और को अनुमति नहीं देगा। डिजाइनर मर चुका है। मीरा ने उसकी बात काट दी। उसकी आवाज में एक पल के लिए गहरा दर्द झलक गया। डिजाइनर, उसके पिता और इस परियोजना के निर्माता, एक महान इंजीनियर। कुछ साल पहले एक रहस्यमय दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। मीरा के लिए वज्र केवल एक हथियार नहीं था, यह उसके पिता की विरासत थी और उनकी मौत से जुड़े सच को उजागर करने का एकमात्र सुराग था। मरने से ठीक पहले उसके पिता ने उसे एक पहेली जैसा संदेश दिया था। सब कुछ वज्र के अंदर है, लेकिन अब वह वज्र उसके सामने मुंह बंद किए खड़ा था। ऊपर से परियोजना को अनिश्चित काल के लिए रोकने का आदेश आ गया था। उसकी सारी मेहनत और उसके पिता की जीवन भर की रचना अब कबाड़ बनने की कगार पर थी। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। नाखून उसकी हथेली में चुभ रहे थे, लेकिन यह दर्द उसके दिल पर छाए निराशा के आगे कुछ भी नहीं था। उसने मेज पर बैठे बेबस चेहरों को देखा। वे अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ थे, लेकिन उनकी आंखों में हार साफ झलक रही थी। इस तरह से सब खत्म हो जाएगा। कुछ ऐसा चाहिए था जो इस पूरी बाजी को पलट दे, कुछ चौंकाने वाला। उसके दिमाग में तर्क और भावना के बीच एक भयंकर टकराव चल रहा था, और अंत में उसने सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला किया। ठीक है, मीरा ने धीरे से कहा। लोगों की निगाहें फिर से उस पर टिक गईं। मैं यहां आधिकारिक तौर पर घोषणा करती हूं, जो कोई भी किसी भी तरीके से इस राक्षस को जगाएगा, मैं उसे वह सब कुछ दूंगी जो मैं दे सकती हूं। उसने एक पल के लिए रुककर कमरे में मौजूद सभी लोगों से आंखें मिलाईं। उसकी नीली आंखें खतरनाक रूप से चमक रही थीं। मेरे सारे संपर्क, मेरा अधिकार। और उसने अपने होठों को एक व्यंग्यात्मक मुस्कान में मोड़ा। मेरे साथ एक रात भी शामिल है। सम्मेलन कक्ष की हवा एक पल में जम गई। सभी को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। कप्तान मीरा शर्मा, जिसे आयरन लेडी और बर्फ की रानी कहा जाता था, के मुंह से ऐसे शब्द सुनना अविश्वसनीय था। कुछ अधिकारियों के चेहरे लाल हो गए
और शोधकर्ता घबराहट में समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। उसके सहायक ने पीले पड़े चेहरे के साथ उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मीरा ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। वह पहले ही अपने लौटने के सारे रास्ते जला चुकी थी। यह खबर पंख लगाकर पूरे बेस में फैल गई। पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन बैठक में शामिल लोगों की गवाही के बाद यह अफवाह एक अकाट्य सच बन गई। बेस में हलचल मच गई। कुछ लोगों ने उसकी मूर्खता पर हंसा, लकाती डो में, जबकि कुछ ने उसकी हताशा पर दया दिखाई, और कुछ अन्य लोग अपनी गुप्त इच्छाओं में जकड़े हुए वज्र के चारों ओर मंडराने लगे। कुछ दिनों तक अयोग्य लोगों की व्यर्थ कोशिशें चलती रहीं, लेकिन नतीजा नहीं बदला। टैंक अभी भी चुप था और मीरा का उकसावा एक सस्ते स्कैंडल में बदलता जा रहा था। उस दिन भी कबीर हैंगर के एक कोने में फर्श पर गिरे तेल को साफ कर रहा था। मीरा की घोषणा उसके कानों तक भी पहुंची थी, लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया। वह दूसरों की निराशा और लालच के इस दलदल में नहीं पड़ना चाहता था। वह बस अपना काम कर रहा था। तभी मीरा हैंगर में दाखिल हुई। उसका चेहरा कुछ दिन पहले से भी ज्यादा थका हुआ लग रहा था। उसने उस टीम को घृणा की दृष्टि से देखा जो आखिरी कोशिश में बुरी तरह विफल होकर लौट रही थी, और फिर वज्र के सामने रुक गई। वह बिना कुछ कहे देर तक टैंक को देखती रही। उसकी यह हालत ऐसी लग रही थी जैसे कोई पुजारी हो जिसे भगवान ने त्याग दिया हो। कबीर ने कपड़ा नीचे रखा और उठ खड़ा हुआ। वह अनजाने में ही टैंक की ओर बढ़ रहा था। उसका दिल अजीब तरह से धड़कने लगा था। उसे ऐसा भ्रम हो रहा था जैसे वह विशाल लोहे का ढेर उसे बुला रहा हो। शायद यह किस्मत थी, उसके पिता द्वारा छोड़ी गई आखिरी पहेली, और उस अतीत से मुलाकात जिससे वह मुंह मोड़कर भागता आया था। उसे एहसास हुआ कि वह अब और नहीं भाग सकता। मीरा की पीठ के पीछे खड़े होकर कबीर ने धीरे से कहा, क्या मैं एक बार कोशिश कर सकता हूं? उसकी आवाज शांत थी, लेकिन खाली हैंगर में साफ साफ गूंज रही थी। मीरा ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। उसकी नीली आंखें संदेह और तिरस्कार से भरी हुई थीं, और वह उसे ऊपर से नीचे तक घूर रही थी। तेल से सने काम के कपड़ों में एक एशियाई मैकेनिक, उसकी याद में वह बस एक पृष्ठभूमि का हिस्सा था। तुम क्या कर सकते हो? उसकी आवाज में तेज कांटे थे। अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें इस बेस से अपमानित करके निकाल दिया जाएगा। कबीर ने उसके अपमानजनक शब्दों के बावजूद अपने चेहरे का भाव नहीं बदला। उसने मीरा की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, और अगर मैं सफल हो गया तो क्या आप मेरे साथ एक रात का अपना वादा निभाएंगी? मीरा ने जैसे यकीन न हो एक हंसी छोड़ी, लेकिन कबीर की आंखें मजाक नहीं कर रही थीं। उनमें कुछ ऐसा गहरा और अंधेरा था जिसे वह भी संभाल नहीं सकती थी। कबीर एक कदम और आगे बढ़ा और उसके कान में फुसफुसाया, नहीं, शायद एक रात काफी न हो सकता है मुझे आपसे शादी भी करनी पड़े। यह एक स्पष्ट उकसावा था, बर्फ की रानी की दीवारों पर सीधी टक्कर, एक दुस्साहसी चुनौती। मीरा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपने जीवन में ऐसा अपमान कभी नहीं सहा था। उसने फैसला किया कि वह इस ढीठ मैकेनिक को सबक सिखाएगी। ठीक है, कोशिश करके देख लो, उसने दांत पीसते हुए कहा। अगर तुम इस कबाड़ के ढेर में एक खरोंच भी लगा पाए तो मैं खुशी खुशी तुम्हारी औरत बन जाऊंगी। कबीर हल्का सा मुस्कुराया। उसने अपना सिर घुमाया और फिर से वज्र का सामना किया। अब मंच तैयार था। एक विशाल फौलादी राक्षस, एक बर्फ की रानी, और अपने अतीत को छिपाए एक मैकेनिक। किस्मत के पहिए ने आखिरकार आवाज करते हुए घूमना शुरू कर दिया था। जैसे ही हैंगर का विशाल दरवाजा बंद हुआ, दुनिया का सारा शोर बाहर रह गया। अब इस विशाल जगह में केवल कबीर, कप्तान मीरा शर्मा और एक विशाल फौलादी ताबूत की तरह चुपचाप खड़ा वज्र टैंक ही बचे थे। मीरा अपनी बाहें मोड़कर दीवार से टिककर खड़ी हो गई। उसकी आंखें बिना किसी दया के कबीर की हर हरकत पर नजर रखे हुए थीं। उसकी नजरें कह रही थीं, देखती हूं तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें कितनी देर चलती हैं। कबीर ने उसकी नजरों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी वर्कबेंच से कुछ औजार उठाए और टैंक के पास चला गया, लेकिन उसने सबसे पहले औजारों का इस्तेमाल नहीं किया। उसने अपने दस्ताने उतारे और नंगे हाथों से टैंक की ठंडी सतह को धीरे धीरे सहलाया। उसका स्पर्श इतना कोमल था जैसे वह किसी घायल विशाल जानवर को दुलार रहा हो। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और काफी देर तक टैंक पर हाथ रखे बिना हिले डुले खड़ा रहा। मीरा हैरान थी। यह क्या कर रहा है? यह किसी आदिम जादू टोने की रस्म जैसा लग रहा था। जैसे ही वह कुछ व्यंग्यात्मक कहने वाली थी,
कबीर ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों की चमक पहले से बिल्कुल अलग थी। वे एक साधारण मैकेनिक की आंखें नहीं थीं। वे एक शीर्ष योद्धा की आंखें थीं जो दुश्मन की सबसे गहरी कमजोरी को भेद सकती थीं। यह सिर्फ एक मशीन नहीं है, कबीर ने धीरे से कहा। उसने मीरा की ओर देखे बिना टैंक से बात करना जारी रखा। डिजाइनर ने इसमें अपनी आत्मा डाल दी है, गुस्सा, दुहक और गहरा पछतावा। मीरा ने एक पल के लिए अपनी सांस रोक ली। गुस्सा, दुहक, पछतावा, ये वही शब्द थे जो उसके पिता अपने आखिरी दिनों में अक्सर दोहराते थे। यह आदमी यह कैसे जानता है? कबीर ने और कोई सफाई नहीं दी और काम पर लग गया। उसकी हरकतें पानी की धारा की तरह स्वाभाविक थीं। वह मुख्य पावर यूनिट के कवच वाले हैच के पास गया, जिसे दर्जनों इंजीनियर मिलकर भी नहीं खोल पाए थे। उसने जटिल लॉकिंग सिस्टम को देखे बिना, जैसे कोई लंबे समय से याद किया हुआ पासवर्ड डाल रहा हो, कवच के कुछ खास हिस्सों को एक सटीक क्रम और दबाव से दबाना शुरू कर दिया। क्लिक की आवाज के साथ भारी हैच धीरे से खुल गया। मीरा की आंखें फैल गईं। वह लॉकिंग सिस्टम एक मल्टी बायोमैकेनिकल लॉक था जिसे केवल डिजाइनर यानी उसके पिता ही खोल सकते थे। इसे बाहरी ताकत से खोलना असंभव था। यह केवल डिजाइन किए गए क्रम और लय पर ही प्रतिक्रिया करता था। पिछले कुछ महीनों में उन्होंने उस हैच को खोलने के लिए हर तरीका आजमाया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ था। और इस मैकेनिक ने बस कुछ स्पर्शों से उसे खोल दिया। कबीर ने अपना ऊपरी शरीर हैच के अंदर डाल दिया। अंदर सैकड़ों ऑप्टिकल फाइबर केबल और जटिल ऊर्जा सर्किट नसों की तरह उलझे हुए थे। पिछली टीमों ने इन केबलों का विश्लेषण करने के लिए हर तरह के उन्नत उपकरणों का इस्तेमाल किया था, लेकिन जैसे ही वे किसी केबल को छूते थे, कोर सारे सिस्टम को बंद कर देता था। लेकिन कबीर का तरीका अलग था। उसने किसी उपकरण का इस्तेमाल नहीं किया। उसने एक स्टेथोस्कोप निकाला, उसे अपने कानों में लगाया और दूसरे सिरे को पावर कोर के केंद्र में रख दिया। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और आवाज पर ध्यान केंद्रित किया। बिजली के प्रवाह की सूक्ष्म ध्वनि, ऊर्जा कणों के टकराने की आवाज, सिस्टम की अपनी कंपन आवृत्ति। वह मशीन की आवाज सुन रहा था, जैसे कोई डॉक्टर मरीज की जांच करता है। वह फौलाद के दिल की धड़कन सुन रहा था। कितना समय बीत गया होगा? कबीर ने स्टेथोस्कोप हटाया और एक सबसे पतला पेचकश उठाया। फिर सैकड़ों केबलों में से उसने सिर्फ एक केबल की ओर हाथ बढ़ाया। यह लाल या नीले रंग का नहीं, बल्कि एक साधारण ग्रे रंग का केबल था। उसने उस केबल के कनेक्शन टर्मिनल को नहीं छुआ, बल्कि उसके बगल से गुजर रहे एक सहायक सर्किट के एक छोटे से पैंच को आधा चक्कर घुमा दिया। उसी पल पूरे हैंगर में एक धीमी, गहरी गूंज फैल गई। मृत पड़े वज्र के अंदर से हल्की रोशनी जलने लगी। सिस्टम जाग रहा था। मीरा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। महीनों की विफलता को उस मैकेनिक ने सिर्फ 1 घंटे में पलट दिया था। वह अनजाने में ही टैंक के करीब चली गई। यह कैसे किया? वह सर्किट तो पावर सप्लाई से बिल्कुल असंबंधित एक अतिरिक्त सर्किट होना चाहिए। कबीर ने हैच से अपना शरीर बाहर निकालते हुए एक कपड़े से हाथ पोंछा। इंसान के दिल में भी सिर्फ मुख्य धमनी नहीं होती, कभी कभी एक छोटी अदृश्य केशिका पूरे संतुलन को बनाए रखती है। यह टैंक बहुत ही आरहट रूप से डिजाइन किया गया था, लेकिन डिजाइनर ने जानबूझकर इसमें एक छोटा सा असंतुलन छोड़ दिया था, जैसे कि अपना हस्ताक्षर। यह बाहरी हाथों द्वारा इसके गलत नियंत्रण को रोकने के लिए आखिरी सुरक्षा उपाय रहा होगा। अत्यधिक ऊर्जा से मुख्य धमनी को उत्तेजित करने पर दिल खुद ही रुक जाता था। मैंने बस उस अवरुद्ध केशिका को थोड़ा सा खोल दिया। उसका स्पष्टीकरण इंजीनियरिंग से ज्यादा दार्शनिक लग रहा था, लेकिन परिणाम उसकी बातों को साबित कर रहा था। टैंक के सभी डैशबोर्ड पर रोशनी जल गई और मुख्य तोप धीरे धीरे घूमकर खुद को शून्य पर सेट करने लगी। फौलाद का विशाल दानव आखिरकार लंबी नींद से जाग गया था। मीरा पूरी तरह से स्तब्ध होकर यह नजारा देख रही थी। यह सिर्फ मरम्मत नहीं थी, यह एक संवाद था। डिजाइनर के इरादे को पूरी तरह से समझने और मशीन के साथ संवाद करने का परिणाम। यह आदमी सिर्फ एक मैकेनिक नहीं है। वह कौन है? आखिर उसकी पहचान क्या है? कबीर ने अब कॉकपिट का हैच खोला और अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद टैंक की मुख्य स्क्रीन चालू हो गई और एक जटिल सिस्टम इंटरफेस बूट होने लगा। लेकिन बूट स्क्रीन के बीच में भारतीय सेना का आधिकारिक प्रतीक नहीं था। यह 3 सिर वाले एक पौराणिक राक्षस चिमेरा की आकृति थी जो आग उगल रहा था।
मीरा का दिल ठंडा पड़ गया। चिमेरा, यह उसके पिता द्वारा अपने सहयोगियों के साथ चलाई जाने वाली एक अनौपचारिक शोध टीम का प्रतीक था। उसके पिता ने उस प्रतीक के बारे में विस्तार से नहीं बताया था, लेकिन वे हमेशा इस पर गर्व करते थे। तभी कॉकपिट से बाहर निकलकर कबीर ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा गंभीर और भारी थीं। असली शुरुआत अब होगी, कप्तान। यह टैंक सिर्फ एक हथियार नहीं है, यह एक पेंडोरा का बक्सा है, और हमने अभी अभी उस बक्से को खोला है। उसके शब्दों के साथ स्क्रीन से चिमेरा का प्रतीक गायब हो गया और अनगिनत एन्क्रिप्टेड फाइलों की एक सूची ने स्क्रीन को भर दिया। मीरा ने उन फाइलों के बीच एक जाना पहचाना नाम देखा और उसका पूरा शरीर जम गया। वह उसके पिता और एक ऐसे भारतीय इंजीनियर का नाम था जिसके बारे में उसने पहले कभी नहीं सुना था। उसका नाम था आनंद सिंह। उस रात मीरा अपने दफ्तर में एक पल भी सो नहीं पाई। हैंगर का चौंकाने वाला दृश्य और कबीर सिंह नाम के उस मैकेनिक द्वारा फेंकी गई पहेली उसके दिमाग से नहीं निकल रही थी। वज्र का फिर से जीवित हो जाना उतना बड़ा मुद्दा नहीं था जितना कि उसके अंदर छिपे चिमेरा के प्रतीक और एन्क्रिप्टेड फाइलें थीं जो उसे गहरे भ्रम में डाल रही थीं। और उन फाइलों की सूची में लिखा नाम आनंद सिंह, यह कुछ जाना पहचाना सा नाम उसकी यादों के किसी कोने में दबे पुराने संदूक को खटखटा रहा था। वह अपने उच्चतम सुरक्षा ग्रेड वाले कंप्यूटर के सामने बैठी। उसकी उंगलियां ठंडी पड़ रही थीं। सामान्य परिस्थितियों में वह नियमों के अनुसार उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट करती और औपचारिक प्रक्रिया का पालन करती, लेकिन इस बार वह ऐसा नहीं कर सकती थी। उसकी अंतरात्मा खतरे का संकेत दे रही थी। उसे यकीन हो गया था कि यह सिर्फ एक तकनीकी समस्या नहीं, बल्कि उसके पिता की मौत से जुड़ी एक विशाल साजिश का हिस्सा है। उसे यह सब अकेले ही पता लगाना था। सबसे पहले उसने कबीर सिंह की व्यक्तिगत जानकारी की जांच की। बेस में दर्ज उसका रिकॉर्ड बहुत ही सामान्य और साफ सुथरा था। नई दिल्ली, भारत में जन्मा, एक साधारण परिवार में पला बढ़ा, तकनीक सीखी और एक सैन्य अड्डे पर मैकेनिक की नौकरी कर ली। उसके बायोडाटा में कुछ भी असामान्य नहीं था, लेकिन यही बात और भी बड़ा संदेह पैदा कर रही थी। जिस तरह से उसने वज्र के साथ संवाद करते हुए उसे ठीक किया था, जिस तरह से उसने डिजाइनर यानी उसके पिता के इरादों को भी समझ लिया था, वह किसी साधारण मैकेनिक से संभव नहीं था। यह व्यक्तिगत रिकॉर्ड निश्चित रूप से नकली था। मीरा ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर रक्षा मंत्रालय के डेटाबेस के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचना शुरू कर दिया। उसने कई फायरवॉल तोड़े और मित्र देशों के सूचना साझाकरण प्रोटोकॉल की खामियों का फायदा उठाया। कुछ घंटों की मशक्कत के बाद वह आखिरकार भारतीय रक्षा मंत्रालय की विशेष कार्मिक प्रबंधन फाइल तक पहुंच गई। उसने कबीर सिंह नाम से खोजा। दर्जनों हम नाम मिले, लेकिन वह जिस व्यक्ति की तलाश में थी वह नहीं मिला। हार मानने ही वाली थी कि उसने अपना विचार बदला। उसे नाम के बजाय किसी और सुराग से खमान करना था। उसने आनंद सिंह टैंक की फाइल सूची में मौजूद उस भारतीय इंजीनियर का नाम खोजा। तब केवल एक फाइल सामने आई, भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ड्राक्टो के एक वरिष्ठ शोधकर्ता डॉ आनंद सिंह और उनके परिवार के विवरण में लिखे बेटे का नाम कबीर सिंह। तस्वीर में मौजूद युवा सैनिक आज के मैकेनिक से बिल्कुल अलग दिख रहा था। तीखी आंखें, मजबूत कद, काठी, सांवली त्वचा। तस्वीर से ही उसके द्वारा सहे गए प्रशिक्षण की कठोरता का अंदाजा लगाया जा सकता था। उसने उसका सैन्य रिकॉर्ड खोला और अगले ही पल उसे कुर्सी की पीठ पर गहराई से टिकना पड़ा। स्क्रीन पर जो रिकॉर्ड दिखाई दे रहे थे वे उसकी कल्पना से कहीं परे थे। भारतीय नौसेना की विशेष बल इकाई मार्कोस, सबसे कम उम्र का टीम लीडर, दर्जनों विदेशी गुप्त अभियानों में शामिल, सभी मिशन सफल, स्नाइपिंग, विस्फोट, घुसपैठ, खुफिया युद्ध जैसे सभी क्षेत्रों में अद्वितीय, एक महान योद्धा। उसके साथी उसे भूत कहते थे, लेकिन उसका रिकॉर्ड कुछ साल पहले अचानक समाप्त हो गया था। आखिरी मिशन की रिपोर्ट ज्यादातर काली स्याही से ढकी हुई थी और आखिरी पंक्ति में केवल एक वाक्य लिखा था, मिशन के दौरान शहीद, शहीद। मीरा ने सूखी लार निगली। तो फिर इस बेस में मौजूद यह मैकेनिक कौन है? क्या कोई मरा हुआ व्यक्ति भूत बनकर लौट आया है? उसने आखिरी मिशन के टुकड़ों में बटे रिकॉर्डों को गहराई से खंगाला और अंत में उसे एक अत्यंत गोपनीय वीडियो फाइल मिली।
यह नाइट विजन कैमरे से शूट किया गया एक छोटा वीडियो था। एक अंधेरे गोदाम में भयंकर गोलीबारी हो रही थी और वीडियो के अंत में कबीर अपने साथी के शव को सहारा देते हुए चिल्ला रहा था और फिर सब कुछ एक विस्फोट में समा गया। उसे शहीद घोषित करना एक स्पष्ट सूचना हेरफेर था। किसी ने जानबूझकर उसकी मौजूदगी को दुनिया से मिटा दिया था। वह फिर से डॉ. आनंद सिंह की फाइल पर लौटी। उनके व्यक्तिगत रिकॉर्ड को पढ़ते हुए उसकी आंखें एक जगह रुक गईं। संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं की सूची। वहां एक जाना पहचाना प्रोजेक्ट नाम था, प्रोजेक्ट चिमेरा, और साथ में शामिल अमेरिकी साथी का नाम डॉ. एलन रीड, यानी उसके पिता। सारे टुकड़े एक साथ जुड़ने लगे थे। उसके पिता और कबीर के पिता सहकर्मी थे। दोनों ने चिमेरा के नाम से कुछ शोध किया था। वज्र उसी का परिणाम रहा होगा और दोनों की ही रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। डॉ. आनंद सिंह की मृत्यु प्रयोगशाला में आग लगने से हुई थी और उसके पिता की अचानक दिल का दौरा पड़ने से। लेकिन अब यह सब दुर्घटना या बीमारी नहीं लग रहा था। यह एक सुनियोजित हत्या की संभावना थी। तो फिर कबीर सिंह अपनी पहचान छिपाकर इस बेस में क्यों घुसा? जवाब साफ था। वह अपने पिता का बदला लेने और चिमेरा का सच उजागर करने के लिए लौटा था और उस सच की चाबी वज्र के अंदर बंद थी। मीरा ने अपने भ्रमित सिर को पकड़ लिया। उसके पिता की विरासत, जिसे पूरा करने के लिए उसने अपना पूरा जीवन लगा दिया था, वास्तव में एक विशाल साजिश के केंद्र में एक पेंडोरा का बक्सा थी। उसे लगा कि वह सब कुछ जिसे वह अब तक सच मानती आई थी ढह रहा है। उसके पिता एक महान वैज्ञानिक नहीं बल्कि एक विशाल गुप्त संगठन के सदस्य हो सकते थे और वह इस तथ्य से अनजान दुश्मन के बेटे के साथ मिलकर उस रहस्य का दरवाजा खोल चुकी थी। उसने खिड़की से बाहर देखा। सुबह होने से पहले रेगिस्तान का आसमान खून की तरह लाल हो रहा था। उसे फैसला करना था, क्या वह सब कुछ दबाकर अपनी सुरक्षा देखे या अपने पिता की मौत से जुड़े सच के लिए इस खतरनाक आदमी के साथ हाथ मिला ले। वह अपनी जगह से उठी और दफ्तर से बाहर निकल गई। उसके कदम बिना किसी हिचकिचाहट के हैंगर की ओर बढ़ रहे थे। सुबह के समय का हैंगर शांत था। अंदर अंधेरे में एक विशाल छाया की तरह खड़ा वज्र टैंक था और उसके बगल में चुपचाप बैठकर टैंक को देख रहा कबीर सिंह था। उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और उसकी ओर देखा, जैसे उसे पता था कि वह आएगी। उसकी आंखों में अब एक साधारण मैकेनिक की झलक नहीं थी। उनमें अतीत के सारे दर्द और सच्चाई का बोझ उठाए एक आदमी की गहरी पीड़ा थी। मीरा कबीर के पास गई और उसके सामने खड़ी हो गई। दोनों के बीच कुछ देर तक भारी खामोशी छाई रही। पहले मीरा ने बोलना शुरू किया, तुम तो मरे हुए इंसान हो। उसकी आवाज ठंडी और शांत थी। कबीर ने बिना किसी आश्चर्य के भाव के शांति से उसकी ओर देखा। दुनिया में आधिकारिक रिकॉर्ड से ज्यादा महत्वपूर्ण सच भी होते हैं। तुम्हारे पिता डॉ. आनंद सिंह और मेरे पिता सहकर्मी थे, प्रोजेक्ट चिमेरा। जैसे ही मीरा ने यह कहा, कबीर की आंखों में एक सूक्ष्म कंपन हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी सच्चाई के इतने करीब पहुंच जाएगी। आप कितना जानती हैं? कबीर ने पूछा। उसकी आवाज में सतर्कता थी। मैं लगभग कुछ नहीं जानती, लेकिन अब मुझे जानना है तुम्हारे यहां आने का कारण और इस टैंक में छिपे सारे रहस्य। मीरा की आवाज दृढ़ थी। वह अब इस मामले में दर्शक नहीं बन सकती थी। जब उसके पिता की मौत इसमें शामिल थी तो यह उसकी अपनी लड़ाई भी थी। कबीर ने देर तक उसकी आंखों में देखा। उसने उसकी आंखों में सच्चाई की तीव्र इच्छा, भ्रम और एक मजबूत इच्छा शक्ति को पढ़ा। आखिरकार उसने जैसे मन बना लिया हो, एक गहरी सांस के साथ बोलना शुरू किया। चिमेरा सिर्फ एक शोध टीम का नाम नहीं था, यह एक विशाल गुप्त संगठन का नाम है। एक दुष्ट साम्राज्य जो दुनिया भर की सरकारों, सेनाओं और रक्षा उद्योगों में गहरी जड़ें जमा चुका है। उसकी आवाज धीमी और भारी थी। मेरे पिता और आपके पिता ने शुरुआत में शुद्ध उत्साह के साथ चिमेरा में शामिल हुए थे। दुनिया की रक्षा के लिए सबसे जारर है यह वज्र। लेकिन जल्द ही उन दोनों को चिमेरा का असली मकसद पता चल गया। वे शांति की ढाल नहीं, बल्कि युद्ध को बढ़ावा देकर और नियंत्रित करके धन और शक्ति हासिल करने वाले युद्ध के सौदागर थे। कबीर ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसकी उंगलियों के पोर सफेद हो गए। दोनों ने चिमेरा की योजनाओं को रोकने के लिए उनके अपराधों के सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया।
अवैध हथियार सौदे, राजनीतिक लॉबिंग के पैसे, हत्या के आदेश, ये सब उन्होंने इस टैंक के सबसे गहरे, किसी की पहुंच से दूर डेटा कोर में छिपा दिया। और जब सारी तैयारी पूरी हो गई तो वे एक आंतरिक व्हिसल ब्लोअर के माध्यम से चिमेरा की सच्चाई को दुनिया के सामने लाने वाले थे। उसकी आवाज दर्द से भर गई, लेकिन चिमेरा एक कदम आगे था। उन्होंने विश्वासघात को भांप लिया और दोनों को खत्म कर दिया। मेरे पिता को प्रयोगशाला में आग लगने की आड़ में मार दिया गया, और आपके पिता को शायद इसी तरह से। और चिमेरा इस टैंक को वापस पाने के लिए पागल हो गया, क्योंकि वे जानते थे कि टैंक के अंदर उनके जीवन को समाप्त करने वाले सबूत हैं। मीरा को लगा जैसे उसका खून ठंडा पड़ गया हो। उसके पिता की मौत दिल का दौरा नहीं थी। एक सम्मानित वैज्ञानिक, उसके पिता एक विशाल आपराधिक संगठन के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। सब कुछ झूठ था। मेरा आखिरी मिशन इस टैंक को, जिस पर चिमेरा की नजर थी, एक सुरक्षित स्थान पर ले जाना था। लेकिन मिशन के दौरान एक आंतरिक गद्दार था, और मैं और मेरी टीम एक जाल में फंस गए। मेरे अलावा सभी साथी मारे गए और मुझे आधिकारिक तौर पर मृत घोषित कर दिया गया। वे मानते थे कि मैं मर चुका हूं, लेकिन मैं बच गया, और मैं सही समय का इंतजार कर रहा था, उस दिन का जब यह टैंक फिर से दुनिया के सामने आएगा। अब सारे सवाल हल हो गए थे। वह क्यों अपनी पहचान छिपाकर एक मैकेनिक के रूप में यहां आया, और क्यों वह टैंक के प्रति इतना जुनूनी था। यह उसकी सब कुछ दांव पर लगी आखिरी जंग थी। अब हमें इन सबूतों को दुनिया के सामने लाना होगा, कबीर ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। वह कॉकपिट में चढ़ गया और सिस्टम को ऑपरेट करने लगा। मीरा उसके बगल में खड़ी होकर स्क्रीन को देखने लगी। जैसे ही कबीर ने कुछ सुरक्षा कोड डाले, एन्क्रिप्टेड फाइलों की सूची का एक हिस्सा अनलॉक हो गया और उसकी सामग्री दिखाई देने लगी। स्क्रीन पर अनगिनत गोपनीय दस्तावेज दिखाई दिए, कई देशों के उच्च अधिकारियों के बड़ी रिश्वत लेते हुए वीडियो, नागरिक आवासीय क्षेत्रों पर अवैध बमबारी के आदेश, चिमेरा द्वारा विकसित अमानवीय हथियारों की परीक्षण रिपोर्ट। उनके अपराध कल्पना से परे थे। हमें इसे बाहर भेजना होगा, मीरा ने इसोइदे कहा। अभी नहीं, सबसे महत्वपूर्ण कोड डेटा अभी भी ट्रिपल एन्क्रिप्शन में बंद है। इस एन्क्रिप्शन को तोड़े बिना हम जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठा सकते। जैसे ही चिमेरा को पता चलेगा कि हम इस फाइल तक पहुंच गए हैं, वे हमें खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। जैसे ही कबीर ने यह चेतावनी दी, पूरे हैंगर में एक तेज अलार्म बजने लगा। लाल बत्तियां चमकने लगीं, आपातकालीन स्थिति का संकेत दे रही थीं। पूरा बेस बंद किया जा रहा था। धत तेरी की, बहुत देर हो गई, कबीर ने धीरे से गाली दी। स्क्रीन के एक्सेस लॉग में एक लाल निशान दिखाई दिया। किसी ने बाहर से उनके कनेक्शन का पता लगा लिया था और उन्हें ट्रैक कर लिया था। चिमेरा ने आखिरकार उनका स्थान पता लगा लिया था। मीरा ने खिड़की से बाहर देखा। अंधेरे में सशस्त्र सैनिक हैंगर की ओर घेरा बना रहे थे, लेकिन उनकी वर्दी बेस की इकाइयों की नहीं थी। काली विशेष लड़ाकू वर्दी पर कोई पहचान चिन्ह नहीं था। वे चिमेरा के निजी सैनिक थे। हम एक जाल में फंस गए हैं, मीरा ने निराशा से कहा। कबीर चुपचाप कॉकपिट से नीचे उतरा। वह अब एक मैकेनिक की तरह नहीं दिख रहा था। उसकी आंखें और हाव भाव पूरी तरह से अतीत के भूत में लौट आए थे। उसने अपनी कमर में छिपी पिस्तौल निकाली और उसे लोड किया। नहीं कप्तान, अब शिकार हम शुरू करेंगे, उसने मीरा की ओर देखते हुए कहा। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक भयानक लड़ने की इच्छा जल रही थी। यह टैंक दुनिया का सबसे कारगर हथियार ही नहीं, बल्कि सबसे मजबूत किला भी है। हमारे पिताओं ने इसे ऐसा ही बनाया था। उसके शब्द खत्म होने से पहले ही हैंगर का भारी लोहे का दरवाजा एक विस्फोट के साथ फट गया। अंधेरे से दर्जनों बंदूकें उन पर आग उगलने लगीं। गोलियां प्रकाश की तरह अंदर बरसने लगीं। कंक्रीट के खंभे टूट गए और आसपास के उपकरण चिंगारियां बिखेरते हुए नष्ट हो गए। कबीर ने छलांग लगाकर मीरा को खींचा और वज्र के पीछे छिप गया। टैंक का भारी कवच उनके लिए एकमात्र ढाल था। अंदर भी दुश्मन है। इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों का इतनी तेजी से हरकत करना किसी अंदरूनी मदद के बिना असंभव है, मीरा ने हांफते हुए कहा। घेराबंदी पातसाजफा थी और भागने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। पूरा बेस उन्हें मारने के लिए एक विशाल झाल में बदल गया था। आपको यहां किसने बुलाया था? जिस व्यक्ति ने इस परियोजना को मंजूरी दी और आपको प्रभारी नियुक्त किया, कबीर ने तेजी से पूछा। मीरा के दिमाग में एक व्यक्ति का चेहरा उभरा। उसके वरिष्ठ अधिकारी जो उसे बहुत मानते थे और उस पर भरोसा करते थे, जनरल बख्शी।
उसके पिता के भी पुराने दोस्त थे। क्या वह? जनरल बख्शी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। वह मेरे पिता को अपने सगे भाई की तरह मानते थे। चिमेरा के सामने खून के रिश्ते या दोस्ती का कोई मतलब नहीं होता। कबीर की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। उसने एक राइफलधारी को कोने से आते देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के गोली चला दी। एक ही गोली से वह आदमी बिना चीखे गिर पड़ा। उसका निशाना अभी भी तेज था। स्थिति निराशाजनक थी। दुश्मनों की संख्या अनगिनत थी और उनकी मारक क्षमता बहुत ज्यादा थी। अगर वे टैंक के पीछे छिपे रहे तो वे अंततः घेरे में फांसकर मारे जाएंगे। कबीर को फैसला करना था। एक ही रास्ता है, उसने मीरा को देखते हुए कहा। उनसे लड़कर मुख्य द्वार से भागना असंभव है, लेकिन उधर तीसरा हैंगर, उसकी दीवारें कमजोर हैं। हमें उस दीवार को तोड़कर रेगिस्तान में निकलना होगा। पागल हो गए हो? उस दीवार को कैसे तोड़ेंगे? जवाब हमारे पैरों के नीचे है। कबीर मुस्कुराया और वज्र की ओर इशारा किया। मीरा उसका इरादा समझकर चौंक गई। इसे चलाओगे? यह एक ऐसी चीज है जिसका ठीक से परीक्षण भी नहीं हुआ है। अगर कोर बंद हो गया तो हम वहीं खत्म हो जाएंगे। कोई विकल्प नहीं है। हमें विश्वास करना होगा हमारे पिताओं की क्षमता पर। कबीर ने और कोई संकोच नहीं किया और टैंक के कॉकपिट में कूद गया। मीरा भी उसके पीछे गई। जैसे ही हैच बंद हुआ, बाहर की गोलियों की आवाजें मानो झूठ की तरह धीमी हो गईं। टैंक के अंदर शांति थी। कबीर की उंगलियां तेजी से कंट्रोल पैनल पर चलने लगीं। पावर सिस्टम सक्रिय, हथियार प्रणाली ऑनलाइन, लक्ष्य प्रणाली जुड़ी हुई। सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। कसकर पकड़ना कप्तान। कबीर के कहने के साथ ही टैंक एक विशाल राक्षस की तरह गरजने लगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोपल्शन सिस्टम से उत्पन्न होने वाली विशिष्ट कम आवृत्ति वाली ध्वनि ने चेसिस को कंपा दिया। टैंक पहियों या पटरियों के बजाय चुंबकीय उत्तोलन द्वारा जमीन से थोड़ा ऊपर उठ गया। दुश्मन हैरान रह गए। जब चुपचाप खड़ा फौलादी राक्षस अचानक जाग गया और चलने लगा तो उन्होंने अपनी सारी मारक क्षमता टैंक पर केंद्रित कर दी। दर्जनों गोलियां और ग्रेनेड कवच से टकराए, लेकिन बिना कोई खरोंच छोड़े उछल गए। वज्र अपने नाम के अनुरूप एक अभेद्य किला था। चलो, कबीर ने कंट्रोल स्टिक को आगे बढ़ाया। टैंक बिना किसी आवाज के फिसलते हुए आगे बढ़ा। इसका मूवमेंट इतना सहज और तेज था कि इसके भारी वजन पर विश्वास करना मुश्किल था। दुश्मनों की घेराबंदी को चीरता हुआ टैंक ऐसा लग रहा था जैसे शार्क के झुंड के बीच तैरती हुई व्हेल हो। कबीर ने मुख्य तोप का इस्तेमाल नहीं किया। इस टैंक की मुख्य तोप पारंपरिक बारूद के बजाय एक रेलगन थी। इसकी शक्ति एक छोटे सामरिक परमाणु हथियार के बराबर थी, इसलिए इसे इतनी तंग जगह में इस्तेमाल करने से पूरा हैंगर उड़ जाता। इसके बजाय उसने चेसिस पर लगी मशीन गनों का इस्तेमाल करके दुश्मनों की प्रगति को रोका। तीसरे हैंगर की दीवार तक 50 मीटर। मीरा ने बाहरी कैमरे की स्क्रीन को देखते हुए चिल्लाया। दुश्मनों ने डेसेस्पेरेमेंट उनका रास्ता रोकने की कोशिश की। उन्होंने ट्रकों और बख्तरबंद गाड़ियों से बैरिकेड बना दिया। यह सोचना कि वे इससे हमें रोक लेंगे, कितना भोलापन है। कबीर ने अपनी गति कम नहीं की। वज्र एक विशाल फौलादी बैल की तरह बैरिकेड्स की ओर बढ़ा। एक जोरदार धमाके के साथ ट्रक और बख्तरबंद गाड़ियां कागज की तरह मुड़कर बिखर गईं। अंत में उनके सामने तीसरे हैंगर की मोटी कंक्रीट की दीवार आ गई। अधिकतम शक्ति, कबीर चिल्लाया। पावर कोर से नीली रोशनी निकली और टैंक ने क्षण भर के लिए गति पकड़ ली। जैसे ही भारी चेसिस दीवार से टकराया, एक ऐसी आवाज हुई जिसने जमीन और आसमान को हिला दिया। कंक्रीट की दीवार मकड़ी के जाले की तरह चटक गई और फिर एक बड़ा छेद बनाते हुए ढह गई। धूल और मलबे के बीच से वज्र बाहर निकला। उनके सामने अंतहीन रेगिस्तान और अंधेरा रात का आसमान था। वे भागने में सफल हो गए थे, लेकिन राहत की सांस लेने से पहले ही पीछे से शक्तिशाली इंजन की आवाजें आने लगीं। चिमेरा की पीछा करने वाली टुकड़ी, सशस्त्र हेलीकॉप्टर और हमलावर ड्रोन से लैस एक बड़ा काफिला। धत तेरी की, बड़े जिद्दी हैं ये लोग। कबीर ने कंट्रोल स्टिक पकड़े हुए गाली दी। तभी मीरा के संचार उपकरण पर एक कॉल आई। कॉलर जनरल बख्शी थे। मीरा, मेरी आवाज सुन रही हो? कहाँ हो तुम? उनकी आवाज में घबराहट थी। मीरा एक पल के लिए हिचकिचाई। क्या उसे उन पर विश्वास करना चाहिए? लेकिन अब उनके अलावा कोई सहारा नहीं था। जनरल, यह एक जाल है। बेस पर हमला हुआ है। मुझे पता है, यह मेरी गलती थी। दुश्मनों ने मेरे संचार नेटवर्क पर भी कब्जा कर लिया था। मैंने अभी इसे ठीक किया है। मेरी बात ध्यान से सुनो।
उत्तर में 20 किलोमीटर की दूरी पर एक आपातकालीन हवाई पट्टी है। वहां मेरा भेजा हुआ एक परिवहन विमान तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। जल्दी करो। संचार कट गया। मीरा भ्रमित थी। क्या यह एक और जाल था या एकमात्र उम्मीद? क्या करें? कबीर ने उसे देखते हुए पूछा। फैसला उसका था। उसने जनरल बख्शी की आवाज में छिपी हताशा को याद किया। वह अभिनय नहीं था। उत्तर की ओर चलो, मैं जनरल पर विश्वास करूंगी। वज्र ने दिशा बदली और अंधेरे की ओर दौड़ने लगा। पीछे से दर्जनों रोशनियां उनका पीछा कर रही थीं। यह एक लंबी रात की शुरुआत थी। रेगिस्तान की रात ठंडी थी। वज्र टैंक अपनी सभी लाइटें बंद करके अंधेरे में दौड़ रहा था। पीछा करने वालों की रोशनी धीरे धीरे दूर होती जा रही थी। यह टैंक की स्टील्थ क्षमता और जबरदस्त गति का कमाल था, लेकिन दोनों में से कोई भी तनाव कम नहीं कर सका। वे कभी भी फिर से पकड़े जा सकते थे। जब वे आपातकालीन हवाई पट्टी पर पहुंचे तो वहां कोई वादा किया हुआ परिवहन विमान नहीं था। रेत के तूफान में एक पुराना छोटा विमान खतरनाक रूप से खड़ा था। कॉकपिट से उतरने वाले व्यक्ति जनरल बख्शी थे। वह अकेले थे। समय नहीं है, जल्दी करो। जनरल बख्शी ने जीदे इशारा किया। उनका चेहरा थकान और अपराधबोध से भरा हुआ था। यह सब कैसे हुआ? जनरल, बेस का क्या हुआ? मीरा ने पूछा। चिमेरा के हाथों में चला गया। मुझे बहुत देर से पता चला। मेरा सहायक भी उनका आदमी निकला। तुम्हारे भागने के तुरंत बाद बेस के सभी संचार काट दिए गए। शायद वहां मौजूद सभी लोगों को या तो मार दिया गया है या अपनी तरफ मिला लिया गया है। मुझे माफ कर दो मीरा, मैं तुम्हें और तुम्हारे पिता को नहीं बचा सका। उनकी आंखों में सच्चा पछतावा था। वह गद्दार नहीं थे, वह भी चिमेरा के शिकार थे। तीनों छोटे विमान में सवार हो गए। उन्हें भारी टैंक को रेगिस्तान के बीच में छोड़ना पड़ा, लेकिन जाने से पहले कबीर ने टैंक के डेटा कोर से सबसे महत्वपूर्ण एन्क्रिप्टेड फाइलों को अपने पोर्टेबल टर्मिनल में स्थानांतरित कर लिया था। अब उनके पास बस यही छोटी डेटा चिप थी। विमान ने मुश्किल से उड़ान भरी और अंधेरे में गायब हो गया। जिस दिशा से वे आए थे, वहां दूर आसमान में आग की लपटें दिखाई दे रही थीं। चिमेरा निश्चित रूप से सारे सबूत मिटा रहा था। वे जनरल बख्शी द्वारा बहुत पहले तैयार किए गए एक गुप्त सुरक्षित घर की ओर बढ़े। यह गहरे जंगल में एक पुरानी झोपड़ी थी, जहां सभ्यता का कोई निशान नहीं था। बिजली और पानी के बिना यह एक आदिम जगह थी, लेकिन दुनिया की नजरों से बचने के लिए यह सबसे अच्छी जगह थी। वहां कुछ दिन बीत गए। रेडियो पर खबर आ रही थी कि एक सैन्य अड्डे पर अज्ञात कारणों से हुए विस्फोट में कई लोग मारे गए हैं। कप्तान मीरा शर्मा और कुछ शोधकर्ताओं के नाम लापता लोगों की सूची में थे। दुनिया मान चुकी थी कि वे मर चुके हैं। वे अब आधिकारिक तौर पर अस्तित्वहीन भूत बन गए थे। दिन में वे सोते और रात में कबीर द्वारा लाए गए डेटा का विश्लेषण करते। कबीर ने टर्मिनल को एक पुराने जनरेटर से जोड़कर डेटा को डिकोड करने में लगा दिया। मीरा उसके पास रहकर उसकी मदद करती और जनरल बख्शी बाहरी स्थिति पर नजर रखते हुए सतर्क रहते। एक तंग और असुविधाजनक जगह में एक साथ मौत के खतरे का सामना करते हुए कबीर और मीरा के बीच पहले से अलग एक रिश्ता बनने लगा। हैंगर में उनकी पहली मुलाकात तिरस्कार और उकसावे के साथ शुरू हुई थी, लेकिन अब वे एक दूसरे के एकमात्र साथी थे जिन पर वे भरोसा कर सकते थे। मीरा अब उसे तेल से स्ने मैकेनिक के रूप में नहीं देखती थी। वह उसकी शांति, बुद्धिमत्ता और संकट की स्थिति में चमकने वाली निर्णय क्षमता की प्रशंसा करती थी। सबसे बढ़कर उसकी आंखों में छिपे गहरे दुहक ने उसे आकर्षित किया। अपने साथियों और पिता को खोने के बाद केवल बदला लेने के लिए जीने वाले एक आदमी का अकेलापन उसके दिल को दुखी करता था। कबीर ने भी बर्फ की रानी के नकाब के पीछे छिपी मीरा के असली रूप को देखा। वह मजबूत और ठंडी थी, लेकिन साथ ही अपने पिता की मौत के सामने एक कमजोर इंसान भी थी। वह हर रात बुरे सपने देखती और अपने पिता का नाम पुकारती थी। हर बार कबीर चुपचाप उसके पास बैठता और उसके फिर से सो जाने तक उसकी रखवाली करता। एक रात अलाव के सामने दोनों ने पहली बार अपने अतीत के बारे में बात की। कबीर ने शांति से उस दिन की कहानी सुनाई जब उसने अपने साथियों को खो दिया था। मीरा ने अपने आदर्शवादी पिता के साथ बिताए सुखद बचपन और चिमेरा परियोजना में उनके डूब जाने के बाद धीरे धीरे दूर हो जाने की यादें साझा की। पिताजी हमेशा कहते थे कि वे जो हथियार बना रहे हैं वह लोगों को मारने के लिए नहीं, बल्कि और अधिक लोगों को बचाने के लिए एक ढाल है।
मैंने उनकी बात पर विश्वास किया, लेकिन अंत में उन्होंने जो बनाया वह दुनिया के लिए एक खतरा बन गया और उसी राक्षस ने उन्हें निगल लिया। मीरा की आवाज कांप रही थी। कबीर ने चुपचाप अपना कोट उतारकर उसके कंधों पर डाल दिया। नहीं, आपके पिता ने कोई राक्षस नहीं बनाया। उन्होंने उस राक्षस से लड़ने के लिए एकमात्र हथियार छोड़ा है और उस हथियार को इस्तेमाल करने की चाबी आपको सौंपी है। उसके गर्मजोशी भरे सांत्वना से मीरा के आंसू बह निकले। कबीर ने बिना कुछ कहे उसे अपना कंधा दिया ताकि वह उस पर सिर रख सके। दोनों की छायाएं अलाव की रोशनी में लंबी हो रही थीं। जैसे राख के ढेर से सच निकलता है, वैसे ही निराशा के अंधेरे में दोनों के दिल धीरे धीरे एक दूसरे की ओर बढ़ रहे थे। वे अब अकेले नहीं थे। डेटा का एन्क्रिप्शन कल्पना से भी ज्यादा मजबूत था। कबीर कई रातों दिन लगा रहा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कोर फाइलें अभी भी बंद थीं। यह एन्क्रिप्शन डॉ आनंद सिंह और डॉ एलन रीड द्वारा मिलकर बनाए गए एक अद्वितीय एल्गोरिथम पर आधारित था, जिसे बाहरी ताकत से डिकोड करना लगभग असंभव था। ऐसे नहीं चलेगा, सिर्फ हमारी ताकत काफी नहीं है, जनरल बख्शी ने दुखी होकर कहा। समय उनके पक्ष में नहीं था। चिमेरा उन्हें खोजने के लिए दुनिया भर में अपने सूचना नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा होगा। यह छोटी सी झोपड़ी भी कब तक सुरक्षित रहेगी, यह कोई नहीं जानता था। मदद मांगने के लिए एक व्यक्ति है, काफी देर से चुप कबीर ने कहा। उसके चेहरे पर गहरी चिंता थी। जिस व्यक्ति का उसने उल्लेख किया वह उसके अतीत से गहराई से जुड़ा था और उसे फिर से खतरे में डालना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन अब कोई विकल्प नहीं था। कौन? मीरा ने पूछा। मेरा एक पुराना साथी, टीम में उसे सूत्रधार कहा जाता था। वह आज के समय का सबसे अच्छा हैकर और सूचना विश्लेषक है। कबीर ने सूत्रधार के बारे में बताया। वह सैन्य सेवा के दौरान कबीर के साथ कई गुप्त अभियानों में उसका साथी था। आखिरी मिशन में जब कबीर को मृत घोषित कर दिया गया तो उसने सेना छोड़ दी और गायब हो गया। लेकिन कबीर को उससे संपर्क करने का एक आपातकालीन तरीका पता था। क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है? क्या उसने भी धोखा नहीं दिया होगा? जनरल बख्शी के सवाल पर कबीर ने सिर हिलाया। उसने मेरी जान 3 बार बचाई है। मैंने भी उसकी जान बचाई है। हमारे बीच दोस्ती से बढ़कर एक रिश्ता है, तो फिर उस पर भरोसा किया जा सकता है। समस्या यह थी कि उससे संपर्क कैसे किया जाए। चिमेरा निश्चित रूप से सभी संचार पर नजर रख रहा होगा। अगर उन्होंने लापरवाही से संपर्क करने की कोशिश की तो उनका स्थान तुरंत पता चल जाएगा। मुझे एक तरीका पता है। कबीर ने अपना पुराना टर्मिनल उठाया। उसने सामान्य संचार नेटवर्क के बजाय एक बहुत पुराने अप्रचलित सैन्य कम आवृत्ति वाले संचार प्रोटोकॉल का उपयोग करके एक एन्क्रिप्टेड संदेश लिखना शुरू किया। यह एक ऐसा कोड था जिसे केवल वह और सूत्रधार ही जानते थे। संदेश सरल था। भूत लौट आया है, इंद्र की मदद चाहिए। इंद्र कबीर का ऑपरेशनल कोड नेम था। संदेश भेजने के बाद वे बेचैनी से जवाब का इंतजार करने लगे। 1 दिन 2 दिन बीत गए, लेकिन कोई खबर नहीं आई। जब उम्मीद निराशा में बदलने वाली थी, तीसरे दिन की रात को टर्मिनल से एक छोटी सी बीप की आवाज आई। जवाब आ गया था। सूत्रधार हमेशा देवराज के साथ है, निर्देशांक भेजो। वह सूत्रधार था। वह जीवित था और अभी भी कबीर का इंतजार कर रहा था। कबीर ने राहत की सांस ली और उसे चुपके से मिलने के लिए एक जगह के निर्देशांक भेजे। तय दिन कबीर अकेले झोपड़ी से निकला। मीरा ने चिंतित आंखों से उसकी पीठ को देखा। तुम्हें वापस आना ही होगा। चिंता मत करो, मैं जल्द ही वापस आऊंगा, कबीर ने संक्षेप में जवाब दिया और अंधेरे में गायब हो गया। मिलने की जगह झोपड़ी से कई किलोमीटर दूर एक बंद पड़ा रेलवे स्टेशन था। कबीर कई घंटों तक पहाड़ी रास्तों पर चलकर तय जगह पर पहुंचा। पुराना स्टेशन कीचड़ जैसे अंधेरे में एक खंडहर की तरह खड़ा था। जैसे ही वह प्लेटफॉर्म पर चढ़ा, उसकी पीठ पर एक ठंडी बंदूक की नली महसूस हुई। हिलो मत, हाथ ऊपर। एक जानी पहचानी लेकिन सतर्कता भरी आवाज। कबीर ने धीरे धीरे अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए। अंधेरे से एक आदमी बाहर आया, बढ़ी हुई दाढ़ी और तीखी आंखें। वह सूत्रधार था। वह कुछ सालों में बहुत बदल गया था, लेकिन कबीर ने उसे एक नजर में पहचान लिया। बहुत समय हो गया। सूत्रधार, क्या सच में तुम हो? इंद्र, मैंने तुम्हारे अंतिम संस्कार में खुद तुम्हारी कब्र पर मिट्टी डाली थी। सूत्रधार ने बंदूक नीचे नहीं की और उसे घूरता रहा। उसकी आंखों में खुशी और संदेह दोनों थे। कहानी लंबी है, पहले यह बंदूक नीचे रखो।
जब तक मैं यह सुनिश्चित नहीं कर लेता कि तुम असली भूत हो या भूत के वेश में कोई जाल, तब तक नहीं। सूत्रधार ने कबीर की तलाशी ली और जब उसने उसकी बांह पर एक पुराना निशान देखा, तब जाकर उसने अपनी सतर्कता कम की। वह निशान एक पुराने मिशन के दौरान सूत्रधार को बचाने की कोशिश में लगा था। धत तेरी की, सच में तुम हो। सूत्रधार ने बंदूक नीचे की और कबीर को कसकर गले लगा लिया। दोनों पुराने दोस्त चुपचाप एक दूसरे की पीठ थपथपाते हुए पुनर्मिलन की खुशी मना रहे थे। कबीर ने सूत्रधार को सारी कहानी बताई, चिमेरा की साजिश, अपने पिता की मौत, वज्र टैंक और मीरा और जनरल बख्शी के बारे में। सारी कहानी सुनने के बाद सूत्रधार का चेहरा गंभीर हो गया। चिमेरा, यह नाम मैंने भी सुना है। सेना के शीर्ष अधिकारियों और रक्षा उद्योग को जोड़ने वाला एक काला नेटवर्क। जो भी इसकी सच्चाई उजागर करने की कोशिश करता, उसकी रहस्यमय मौत हो जाती। यह अच्छा है कि तुम जीवित हो, लेकिन अब तुम दुनिया के सबसे खतरनाक लोगों के निशाने पर हो। इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इस डेटा को डिकोड करो। इसके अंदर चिमेरा को नष्ट करने के सबूत हैं। कबीर ने डेटा टर्मिनल उसे दिया। सूत्रधार ने टर्मिनल लिया और उसे अपने लैपटॉप से जोड़ा। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से नाचने लगीं। कई घंटों तक उस सुनसान स्टेशन में केवल टाइपिंग की आवाज गूंजती रही। अंत में सूत्रधार की हरकतें रुक गईं। उसका चेहरा सदमे और गुस्से से विकृत हो गया था। मिल गया, मैंने उनके दिल का पता लगा लिया है। सूत्रधार ने स्क्रीन घुमाकर कबीर को दिखाई। स्क्रीन पर एक आदमी की तस्वीर थी, एक प्रभावशाली दिखने वाला गोरा आदमी। उसका नाम था मार्कस थॉर्न, दुनिया की सबसे बड़ी रक्षा उद्योग कंपनी RS इंडस्ट्रीज का चेयरमैन। यह आदमी चिमेरा का सरगना है, इन सभी अपराधों के शीर्ष पर बैठा हुआ शैतान। डेटा में इसके द्वारा सीधे दिए गए हत्या के आदेश और अवैध हथियार सौदों के अनुबंध भरे पड़े हैं। आखिरकार दुश्मन का चेहरा सामने आ गया था। कबीर की आंखें ठंडी पड़ गईं। वह कुछ दिनों में अपने निजी द्वीप पर दुनिया भर के व्यापारिक दिग्गजों के लिए एक गुप्त पार्टी दे रहा है, नए हथियारों का प्रदर्शन करने और गंदे सौदे करने के लिए। अगर हम वहां हमला करें तो हम उन सभी को एक साथ खत्म कर सकते हैं, सूत्रधार ने कहा। यह एक लगभग असंभव मिशन था। कड़ी सुरक्षा वाले दुश्मन के अड्डे में बस कुछ लोगों का जाना आत्महत्या के बराबर था, लेकिन उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। ठीक है, उस पार्टी में हम भी शामिल होंगे, कबीर ने दृढ़ता से कहा। भूत का आखिरी शिकार शुरू होने वाला था। झोपड़ी में वापस आकर कबीर और सूत्रधार ने जनरल बख्शी और मीरा को सारी स्थिति समझाई। चिमेरा का सरगना मार्कस थॉर्न है। यह जानकर जनरल बख्शी चौंक गए। मार्कस थॉर्न रक्षा मंत्रालय का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार और सार्वजनिक रूप से एक दयालु व्यवसायी के रूप में जाना जाता था। चिराग तले अंधेरा, यह बात गलत नहीं थी, जनरल बख्शी ने निराशा से कहा। अब उनका लक्ष्य स्पष्ट था, मार्कस थॉर्न द्वारा आयोजित गुप्त पार्टी में घुसपैठ करना और वहीं पर चिमेरा के अपराधों के सबूतों को दुनिया के सामने उजागर करना। लेकिन समस्या यह थी कि उस अभेद्य द्वीप में कैसे घुसा जाए। बिना बुलाए मेहमान तो अंदर नहीं जा सकते। पहले हमें एक निमंत्रण पत्र हासिल करना होगा, सूत्रधार ने अपने लैपटॉप पर काम करते हुए कहा। उसकी उंगलियों के कुछ ही हरकतों से पार्टी में आमंत्रित लोगों की सूची स्क्रीन पर आ गई। विभिन्न देशों के अमीर, राजनेता, हथियार डीलर, सभी किसी न किसी तरह से अंधेरी दुनिया से जुड़े थे। हम इनमें से किसी एक का वेश धरकर अंदर जाएंगे। समस्या यह है कि पहचान की जांच प्रक्रिया बहुत सख्त होगी। फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन तो आम बात होगी और वास्तविक समय में बायोमेट्रिक डेटा का मिलान भी किया जा सकता है। तो क्यों ना हम एक ऐसा मेहमान बनाएं जो अस्तित्व में ही नहीं है। मीरा ने एक विचार दिया, एक ऐसा विशेष मेहमान जो निमंत्रण सूची में नहीं है, लेकिन जिसे मार्कस थॉर्न मना नहीं कर सकता। जैसे एक बड़ा निवेश करने का इच्छुक कोई उभरता हुआ अमीर। यह जोखिम भरा था, लेकिन कोशिश करने लायक था। सूत्रधार ने तुरंत एक काल्पनिक व्यक्ति बनाना शुरू कर दिया, एक ऐसा निवेशक जिसने अपार संपत्ति अर्जित की है, लेकिन दुनिया की नजरों से दूर है, और उसकी खूबसूरत साथी। कबीर और मीरा को यह भूमिका निभानी थी। सूत्रधार ने कई रातों दिन लगाकर नकली पहचान से जुड़े सभी डिजिटल रिकॉर्ड बनाए, बैंक खाते, व्यापार पंजीकरण, आवर्जन रिकॉर्ड, जैसे कि वह व्यक्ति कई सालों से अस्तित्व में था। अगली समस्या हथियार थी। पार्टी में कोई भी हथियार ले जाना असंभव था, लेकिन दुश्मन के अड्डे में निहत्थे जाना मूर्खता थी।
हथियार वहीं से जुटाने होंगे, कबीर ने कहा। उसने द्वीप का नक्शा फैलाया। सूत्रधार, क्या तुम इस द्वीप के बिजली और संचार नेटवर्क को नियंत्रित कर सकते हो? बेशक, यह मेरा विशेषज्ञ क्षेत्र है। ठीक है, जब हम पार्टी में घुसकर संकेत देंगे तो तुम द्वीप के सभी संचार को ठप कर देना और सुरक्षा प्रणालियों को बाधित कर देना। उस अफरातफरी का फायदा उठाकर हम द्वीप के अंदर के शस्त्रागार पर कब्जा कर लेंगे। शस्त्रागार का स्थान कैसे पता चलेगा? चिमेरा जैसे संगठन हमेशा किसी भी स्थिति के लिए एक आपातकालीन योजना रखते हैं और उस योजना के केंद्र में हमेशा एक शस्त्रागार और भागने का रास्ता होता है। डेटा में निश्चित रूप से वह जानकारी होगी। कबीर की भविष्यवाणी के अनुसार सूत्रधार ने डिकोड किए गए डेटा में से द्वीप का विस्तृत आंतरिक डिजाइन खोज निकाला। उसमें एक गुप्त शस्त्रागार और आपातकालीन निकास के लिए एक पनडुब्बी वाले हैंगर का स्थान चिह्नित था। ऑपरेशन की योजना और भी ठोस होती गई। जनरल बख्शी ने बाहर से उनका समर्थन करने का फैसला किया। उन्होंने अपने पुराने अधीनस्थों में से कुछ विश्वसनीय लोगों से संपर्क किया और उन्हें द्वीप के आसपास इंतजार करने के लिए कहा ताकि मिशन सफल होने पर वे भाग सकें। सारी तैयारी पूरी हो गई और आखिरकार ऑपरेशन की रात आ गई। झोपड़ी में भारी तनाव का माहौल था। सब चुपचाप अपने अपने उपकरण जांच रहे थे। कल सब कुछ खत्म हो सकता था या वे सभी मारे जा सकते थे। मीरा खिड़की के पास खड़ी रात के आसमान को देख रही थी। उसका मन अशांत था। पिता का बदला लेने की उम्मीद और मौत के डर के बीच वह झूल रही थी। तभी कबीर उसके पास आया। डर लग रहा है? अगर कहूं कि नहीं तो झूठ होगा, लेकिन यह करना ही होगा। हम सफल होंगे। कबीर की आवाज में अटूट विश्वास था। तुम्हें इतना यकीन कैसे है? क्योंकि तुम मेरे साथ हो। कबीर ने धीरे से मीरा का हाथ पकड़ा। उसका हाथ गर्म और मजबूत था। मीरा ने भी उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों ने चुपचाप एक दूसरे की आंखों में देखा। उस नजर में कई भावनाएं थीं, दया, विश्वास और उससे भी कुछ ज्यादा। हमें जिंदा वापस आना होगा और जब सब कुछ खत्म हो जाएगा। मीरा ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो शायद मुझे तुमसे शादी करनी पड़ेगी। कबीर ने हैंगर में कही अपनी बात को याद करते हुए हल्का सा मुस्कुराया। उसके मजाक पर मीरा भी तनाव मुक्त होकर मुस्कुराई। क्या वह प्रस्ताव अभी भी मान्य है? हमेशा मान्य है। दोनों ने और कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके पकड़े हुए हाथ किसी भी कसम से ज्यादा मजबूत वादा कर रहे थे। कल की लड़ाई में जीवित रहकर एक साथ नई सुबह का स्वागत करने का वादा। अगली सुबह वे अपनी अपनी जगहों के लिए निकल पड़े। कबीर और मीरा पूरी तरह से उच्च वर्ग के जोड़े में बदल गए थे। कबीर ने एक शानदार टक्सीडो और मीरा ने एक सुंदर ड्रेस पहनी थी। उनके रूप में कहीं भी मौत का सामना करने वाले योद्धाओं की झलक नहीं थी। उन्होंने एक किराए की शानदार यॉट ली और मार्कस थॉर्न के द्वीप की ओर बढ़ चले। एक विशाल तूफान के केंद्र की ओर उनकी आखिरी यात्रा शुरू हो गई थी। मार्कस थॉर्न का द्वीप स्वर्ग और नरक के दो चेहरों वाली जगह थी। दूर से देखने पर यह पन्ना जैसे नीले समुद्र, सफेद रेत और हरे भरे जंगल से घिरा एक स्वर्ग जैसा लगता था। लेकिन जैसे जैसे वे द्वीप के करीब पहुंचे, एक अदृश्य सुरक्षा जाल ने उन्हें जकड़ लिया। अत्याधुनिक रडार, सोनार डिटेक्टर और पानी के नीचे के ड्रोन द्वीप की कड़ी निगरानी कर रहे थे। जैसे ही कबीर और मीरा की यॉट निर्धारित मार्ग पर पहुंची, एक सशस्त्र गश्ती नाव तेजी से उनके पास आई। काले वर्दी पहने सुरक्षा गार्ड यॉट पर चढ़े और तीखी नजरों से दोनों को घूरने लगे। क्या आप आमंत्रित हैं? शायद हम आपके नए व्यापारिक भागीदार बन सकते हैं। कबीर ने सूत्रधार द्वारा बनाई गई नकली पहचान के साथ सहजता से जवाब दिया। उसका लहजा और व्यवहार एक घमंडी और आत्मविश्वासी नए अमीर जैसा था। सुरक्षा गार्ड ने संदेह की नजरों से उनकी पहचान की जांच शुरू की। यह एक जटिल प्रक्रिया थी जिसमें आइरिस, फिंगरप्रिंट और नसों के पैटर्न को स्कैन किया गया। कबीर और मीरा एक पल के लिए घबराए, लेकिन सूत्रधार का बनाया डेटा साक्षी था। वे सभी प्रक्रियाओं से सुरक्षित रूप से गुजर गए। स्वागत है, हम आपको पार्टी स्थल तक ले चलते हैं। सुरक्षा गार्डों का रवैया विनम्र हो गया। वे द्वीप के बंदरगाह पर पहुंचे और एक निजी कार्ट में बैठकर पार्टी के मुख्य भवन की ओर बढ़े। इमारत द्वीप के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित एक विशाल कांच का महल था। अंदर शानदार झाड़ फानूस, महंगी कलाकृतियां और दुनिया भर से आए शक्तिशाली लोग दिखाई दे रहे थे। पार्टी स्थल हर तरह के पाखंड और लालच से भरा एक मुखौटा नृत्य था। लोग सुरुचिपूर्ण मुस्कान के साथ शैंपेन के गिलास टकरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखें एक
दूसरे की कीमत आंकने और कमजोरियां खोजने के लिए चमक रही थीं। कबीर और मीरा स्वाभाविक रूप से उनके बीच घुल मिल गए। यह तो जहरीले सांपों से भरे गड्ढे जैसा है, मीरा ने धीमी आवाज में फुसफुसाया। और हम उन सांपों के राजा को पकड़ने आए शिकारी हैं, कबीर ने उसकी कमर में हाथ डालते हुए जवाब दिया। दोनों एक सैमसांत प्रेमी की तरह लग रहे थे। वे पार्टी में घूमते हुए आंतरिक संरचना और गार्डों के स्थानों का पता लगा रहे थे। सब कुछ सूत्रधार द्वारा निकाले गए डिजाइन के अनुसार था। उनके दो लक्ष्य थे। पहला, पार्टी के केंद्रीय नियंत्रण कक्ष में पहुंचकर एक रिले डिवाइस लगाना ताकि सूत्रधार बाहर से सिस्टम पर कब्जा कर सके। दूसरा, मार्कस थॉर्न के पास जानबूझकर जाकर उसकी आवाज और बायोमेट्रिक जानकारी इकट्ठा करना। यह डेटा के आखिरी एन्क्रिप्शन को तोड़ने के लिए अंतिम कुंजी थी। जब मीरा कुछ बड़े लोगों के साथ बात करके ध्यान भटका रही थी, कबीर चुपचाप पार्टी से निकलकर केंद्रीय नियंत्रण कक्ष की ओर बढ़ गया। गलियारे में हर कुछ कदमों पर निगरानी कैमरे और लेजर डिटेक्टर लगे थे, लेकिन वह एक भूत की तरह उन सभी निगरानी जालों से बचकर निकल गया। नियंत्रण कक्ष के सामने 2 गार्ड पहरा दे रहे थे। कबीर अंधेरे से चुपचाप प्रकट हुआ और एक ही झटके में उन्हें बेहोश करके छिपा दिया। नियंत्रण कक्ष के अंदर दर्जनों मॉनिटर थे। कबीर ने सूत्रधार के निर्देशों के अनुसार एक इनकॉन्स्पिक्युअस जगह पर एक छोटा रिले डिवाइस लगा दिया। अब सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी। वह वापस पार्टी में लौट आया। किसी को भी उसके जाने का पता नहीं चला। अब केवल मार्कस थॉर्न के पास पहुंचना बाकी था। थोड़ी देर बाद पार्टी की सभी रोशनियां मंच की ओर हो गईं। उद्घोषक की घोषणा के साथ मार्कस थॉर्न प्रकट हुआ। उसने एक दयालु मुस्कान और सहज भाव से लोगों का धन्यवाद किया। उसका भाषण शांति और मानव जाति की समृद्धि के बारे में पाखंडी शब्दों से भरा था। भाषण समाप्त होने के बाद मार्कस थॉर्न मंच से नीचे उतरा और लोगों से मिलने लगा। यही मौका था। यह मुझ पर छोड़ दो, मीरा ने कबीर से फुसफुसाया। वह सुंदर चाल से मार्कस थॉर्न की ओर बढ़ी। उसकी सुंदरता पार्टी में सबसे अलग थी। चेयरमैन, आपका भाषण बहुत प्रभावशाली था। मार्कस थॉर्न ने अपनी ओर आती खूबसूरत महिला में रुचि दिखाई। धन्यवाद खूबसूरत महिला, मैंने आपको पहले नहीं देखा। आपका नाम क्या है? यह मेरे लिए सम्मान की बात है कि आप जैसे बड़े व्यक्ति मुझ जैसी नई आगंतुक में रुचि ले रहे हैं। मीरा ने एक आकर्षक मुस्कान के साथ उससे बात करना जारी रखा। उसकी ड्रेस में छिपा एक छोटा स्कैनर, उसकी आवाज, दिल की धड़कन, शरीर का तापमान जैसी सभी बायोमेट्रिक जानकारी इकट्ठा कर रहा था। मार्कस थॉर्न उसकी सुंदरता में पूरी तरह से खोया हुआ लग रहा था और बिना किसी संदेह के बात कर रहा था। तभी मार्कस थॉर्न की नजर मीरा के पीछे खड़े कबीर पर पड़ी। उसकी आंखें एक पल के लिए तेज हो गईं। आपका साथी बहुत चुप है, मैंने यह चेहरा कहीं देखा है। कबीर का दिल बैठ गया। क्या उसकी पहचान उजागर हो गई? लेकिन उसने अपने चेहरे का भाव नहीं बदला और मार्कस थॉर्न के पास जाकर सिर झुकाया। चुप्पी ही मेरा आकर्षण है सर। मैंने आपकी प्रसिद्धि के बारे में बहुत सुना है। उम्मीद है जल्द ही एक अच्छे व्यापारिक भागीदार के रूप में आपसे फिर मिलेंगे। कबीर ने जानबूझकर अपने वाइन ग्लास को मार्कस थॉर्न के हाथ से हल्का सा टकराया। उस छोटे से पल में उसकी अंगूठी में लगे विशेष सेंसर ने मार्कस थॉर्न की डीएनए जानकारी एकत्र कर ली। सब कुछ शीजरहात था। दिलचस्प दोस्त हो, मार्कस थॉर्न ने अब और संदेह नहीं किया और फिर से एक दयालु मुस्कान दी। अपना मिशन पूरा करने के बाद कबीर और मीरा चुपचाप पार्टी के एक कोने में चले गए। कबीर ने अपने कान में लगे संचार उपकरण से सूत्रधार को संकेत भेजा, इंद्र अपनी स्थिति में है, अब शो शुरू करो। सूत्रधार का जवाब आया, देवराज का आदेश, सिर आंखों पर। 10 सेकंड में आतिशबाजी शुरू होगी। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। विशाल मुखौटा नृत्य का पर्दा गिरने वाला था और खून से सनी असली पार्टी शुरू होने वाली थी। कबीर और मीरा ने एक दूसरे की आंखों में देखा और चुपचाप सिर हिलाया। जैसे ही सूत्रधार की उलटी गिनती खत्म हुई, पूरा द्वीप अंधेरे में डूब गया। शानदार झाड़ फानूस और पार्टी की सभी रोशनियां एक साथ बुझ गईं और आपातकालीन बिजली भी काम नहीं कर रही थी। यह एक साथ ब्लैकआउट था। पार्टी में तुरंत अफरातफरी मच गई। लोगों की चीखें और घबराई हुई आवाजें गूंजने लगीं। सब शांत हो जाओ, यह सिर्फ एक बिजली कटौती है, मार्कस थॉर्न ने अंधेरे में चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज हंगामे में दब गई।
उसके गार्डों ने तुरंत उसे घेर लिया और उसे सुरक्षित निकालने की कोशिश करने लगे। यही वह क्षण था जिसका कबीर और मीरा इंतजार कर रहे थे। दोनों ने अंधेरे का फायदा उठाकर गार्डों की हरकतों का उल्टा इस्तेमाल किया और गुप्त शस्त्रागार की ओर बढ़ गए। सूत्रधार ने द्वीप की सुरक्षा प्रणाली पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। कैमरे बेकार हो गए थे और सभी संचार नेटवर्क बंद हो गए थे। शस्त्रागार तक 3 मिनट। गार्डों के आपातकालीन सिस्टम को मैन्युअल रूप से ठीक करने से पहले पहुंचना होगा। सूत्रधार की आवाज संचार उपकरण से आई। दोनों ने बिना किसी हिचकिचाहट के अंधेरे में दौड़ लगाई। उनकी हरकतें किसी साधारण पार्टी मेहमान की नहीं थीं। वे वर्षों के प्रशिक्षण से निखरे हुए तेज और कुशल थे। शस्त्रागार का दरवाजा मोटे स्टील का था, लेकिन सूत्रधार ने पहले ही लॉकिंग सिस्टम को निष्क्रिय कर दिया था। अंदर घुसते ही हर तरह के अत्याधुनिक हथियार दिखाई दिए। कबीर और मीरा ने परिचित रूप से अपने लिए उपयुक्त लड़ाकू वर्दी और हथियार चुने। टक्सीडो और ड्रेस फेंक दिए गए। सुरुचिपूर्ण पार्टी मेहमान गायब हो गए और उनकी जगह निर्दयी योद्धाओं ने ले ली। जब तक दोनों ने हथियारबंद हो गए, शस्त्रागार के बाहर सेजीदे कदमों की आवाजें आने लगीं। मार्कस थॉर्न की जिंगिंग सुरक्षा टीम ने उनका पता लगा लिया था। अब असली पार्टी शुरू होगी, कबीर ने अपनी राइफल लोड करते हुए कहा। जैसे ही दरवाजा खुला, एक भयंकर गोलीबारी शुरू हो गई। एक संकरे गलियारे में दोनों तरफ से गोलियां बरस रही थीं। गार्ड संख्या में अधिक थे, लेकिन वे कबीर और मीरा का मुकाबला नहीं कर सके। दोनों ने साजदीद तालमेल के साथ एक दूसरे की कमजोरियों को ढका। जब एक कवर फायर देता तो दूसरा दुश्मन के किनारे से हमला करके उन्हें खत्म कर देता। उनकी हरकतें एक अच्छी तरह से रची गई सिम्फनी की तरह सटीक और घातक थीं। इस बीच सूत्रधार अपनी लड़ाई लड़ रहा था। उसने मार्कस थॉर्न की बायोमेट्रिक जानकारी से डेटा के आखिरी एन्क्रिप्शन को सफलतापूर्वक अनलॉक कर दिया था। चिमेरा के सभी अपराधों के सबूत आखिरकार दुनिया के सामने आने के लिए तैयार थे। उसने दुनिया भर के प्रमुख मीडिया आउटलेट्स और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सर्वर पर एक साथ डेटा भेजना शुरू कर दिया। पार्टी में मार्कस थॉर्न गुस्से से चिल्ला रहा था, तुरंत बिजली बहाल करो और संचार जोड़ो, घुसपैठियों को मार डालो। लेकिन उसके आदेश हवा में बिखर रहे थे। वह अपने ही बनाए चीटीत किले में खुद ही फंस गया था। तभी पार्टी की बड़ी स्क्रीनें एक साथ चालू हो गईं। ब्लैकआउट खत्म हो गया था, लेकिन स्क्रीन पर शानदार वीडियो नहीं थे। मार्कस थॉर्न द्वारा हस्ताक्षरित हत्या के आदेश, अवैध हथियार सौदों के गुप्त कैमरे के वीडियो, अमानवीय जैव रासायनिक हथियारों के प्रयोग के दृश्य, चिमेरा की घिनौनी सच्चाई सभी मेहमानों के सामने उजागर हो रही थी। स्क्रीन पर सूत्रधार की ओर से एक उपहार लिखा हुआ था। पार्टी में एक बार फिर सदमे और आतंक का माहौल छा गया। यह जानकर कि वे एक शैतान के साथ व्यापार कर रहे थे, लोग चीखते हुए बाहर की ओर भागने लगे। मार्कस थॉर्न का चेहरा सफेद पड़ गया था। उसका साम्राज्य ढह रहा था। उन शैतानों को तुरंत पकड़ो, वह आपा खोकर चिल्लाया। शस्त्रागार के सामने के दुश्मनों को खत्म करने के बाद कबीर और मीरा अब मार्कस थॉर्न को पकड़ने के लिए पार्टी की ओर बढ़े। गलियारा लाशों और गोलियों के खोल से भरा था। तूफान का केंद्र अब अपने अंत की ओर बढ़ रहा था। जब दोनों पार्टी में पहुंचे तो मार्कस थॉर्न पहले ही कुछ गार्डों के साथ एक आपातकालीन निकास के माध्यम से छत पर बने हेलीपैड की ओर भाग रहा था। उसे भागने नहीं दे सकते। कबीर और मीरा उसके पीछे भागे। छत की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर आखिरी लड़ाई हुई। बचे हुए गार्डों ने डेज़ेस्पेरेमेंट प्रतिरोध किया, लेकिन वे सच्चाई के बोझ और बदले की आग से भरे दो योद्धाओं को नहीं रोक सके। अंत में जब वे छत पर पहुंचे तो एक हेलीकॉप्टर उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। मार्कस थॉर्न हेलीकॉप्टर में चढ़ने से ठीक पहले पीछे मुड़ा और नफरत भरी आंखों से कबीर और मीरा को घूरने लगा। तुम लोगों ने मेरे साम्राज्य को नष्ट करने की हिम्मत की? क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहां से जिंदा बचकर निकल पाओगे? उसके शब्द खत्म होने से पहले ही हेलीकॉप्टर से एक भारी मशीन गन ने आग उगलनी शुरू कर दी। कबीर और मीरा ने छलांग लगाकर एक आड़ के पीछे छिप गए। तूफान का आखिरी क्षण आ गया था। हेलीकॉप्टर की भारी मशीन गन ने छत को बेरहमी से तहस नहस कर दिया। कंक्रीट के टुकड़े चारों ओर उड़ रहे थे और धातु की संरचनाएं चीखते हुए फट रही थीं। कबीर और मीरा बरसती गोलियों से बमुश्किल बच पाए, लेकिन इस तरह वे हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। मैं उसका ध्यान भटकाता हूं,
तुम बाईं ओर से जाकर हेलीकॉप्टर के टेल रोटर को निशाना बनाओ। कबीर ने मीरा से चिल्लाकर कहा। यह एक आत्मघाती मिशन जैसा था। नहीं, यह बहुत खतरनाक है। कोई और रास्ता नहीं है। अगर वह भाग गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। कबीर ने और जवाब का इंतजार नहीं किया और ऐड से बाहर निकलकर गोलियां चलाने लगा। उसकी राइफल ने आग उगलते हुए हेलीकॉप्टर के मशीन गन चलाने वाले को व्यस्त रखा। गोलियां उसके गाल को छूकर निकलीं और उसकी बुलेट प्रूफ जैकेट से टकराईं, लेकिन वह नहीं रुका। उसके इस आत्मघाती कवर फायर की वजह से मीरा को मौका मिल गया। वह एक बिल्ली की तरह नीचे झुककर दौड़ते हुए हेलीकॉप्टर के अंधेरे कोने में पहुंच गई। मार्कस थॉर्न हेलीकॉप्टर में चढ़कर पायलट को जल्दी से उड़ान भरने के लिए चिल्ला रहा था। रोटर तेजी से घूमने लगे और हेलीकॉप्टर धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगा। ठीक उसी पल मीरा ने हेलीकॉप्टर के टेल रोटर पर सटीक निशाना लगाया। कुछ गोलियां टेल रोटर के नियंत्रण तंत्र में जा लगीं। हेलीकॉप्टर ने तुरंत अपना संतुलन खो दिया और लड़खड़ाने लगा। पायलट ने घबराकर विमान को सीधा करने की कोशिश की, लेकिन वह अब नियंत्रण से बाहर हो चुका था। हेलीकॉप्टर खतरनाक रूप से घूमते हुए छत से टकराया और फिर उछल गया। इस झटके से हेलीकॉप्टर के दरवाजे पर लटका हुआ मार्कस थॉर्न बाहर गिर गया। वह चीखते हुए छत की रेलिंग के पास गिरा। हेलीकॉप्टर ने अंततः पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया और काला धुआं उगलते हुए इमारत के बगल में गिर गया। थोड़ी देर बाद एक विशाल विस्फोट के साथ एक चमक ने रात के आसमान को रोशन कर दिया। सारा शोर थम गया और छत पर सन्नाटा छा गया। कबीर हांफते हुए मीरा के पास भागा। सौभाग्य से वह सुरक्षित थी। दोनों ने एक दूसरे की सुरक्षा की पुष्टि की और राहत की सांस ली। तभी कराहने की आवाज के साथ मार्कस थॉर्न उठ खड़ा हुआ। वह गिरने से बुरी तरह घायल हो गया था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी जहर था। उसने अपनी जेब से एक छोटी पिस्तौल निकाली और कबीर पर तान दी। तुम्हारे कारण, तुम्हारे बाप के कारण सब कुछ बर्बाद हो गया, उसने नफरत भरी आवाज में चिल्लाया। हमारे पिताओं ने तुम जैसे शैतान को रोकने की कोशिश की थी, कबीर ने ठंड से जवाब दिया। हाँ, वे सब पाखंडी थे। वे मूर्ख थे जो यह नहीं जानते थे कि दुनिया को बदलने की ताकत न्याय से नहीं बल्कि पैसे और डर से आती है। मार्कस थॉर्न लड़खड़ाते हुए पीछे हटा। उसकी पीठ के पीछे एक खतरनाक चट्टान थी। सब खत्म हो गया मार्कस, मीरा ने उस पर बंदूक तानते हुए कहा। खत्म नहीं, यह तो शुरुआत है। मेरे बिना भी चिमेरा खत्म नहीं होगा। कोई दूसरा, कोई तीसरा मेरे जैसा आएगा। जब तक इंसान का लालच जिंदा है, हम अमर रहेंगे। वह पागलों की तरह हंसते हुए खुद ही रेलिंग के पार कूद गया। उसकी चीख पल भर में अंधेरे में गायब हो गई। दुष्ट साम्राज्य पर राज करने वाले सम्राट का अंत इतना ही खोखला था। कबीर और मीरा ने चुपचाप नीचे चट्टान की ओर देखा। लंबी लड़ाई आखिरकार खत्म हो गई थी, लेकिन जीत की खुशी से ज्यादा एक गहरी शून्यता महसूस हो रही थी। बहुत खून और बलिदान हुआ था। तभी जनरल बख्शी का संचार आया। तुम लोगों ने कर दिखाया। दुनिया तुम्हारी कर्जदार है। हर देश आरएस इंडस्ट्रीज की जांच शुरू कर रहा है। अब निकलने का समय है। द्वीप के दक्षिणी तट पर जाओ, मेरे आदमी इंतजार कर रहे हैं। दोनों ने अपनी बची हुई आखिरी ताकत जुटाई और द्वीप से भागने लगे, लेकिन द्वीप से बाहर निकलने का रास्ता आसान नहीं था। मार्कस थॉर्न के प्रति वफादार कुछ बचे हुए लोग डेज़ेस्पेरेमेंट लड़ रहे थे। दोनों को फिर से गोलीबारी करते हुए आगे बढ़ना पड़ा। भागने के दौरान मीरा की कमर में गोली लग गई और कबीर के कंधे में एक विस्फोट का टुकड़ा लग गया। दोनों एक दूसरे को सहारा देते हुए बमुश्किल तय तट पर पहुंचे। वहां एक छोटी रबर की नाव उनका इंतजार कर रही थी। नाव पर चढ़ते ही दोनों का तनाव कम हो गया और वे बेहोश हो गए। उन्होंने आखिरी बार जो देखा वह जनरल बख्शी का उनकी ओर हाथ हिलाता हुआ चेहरा और भ्रम और आग की लपटों में घिरा मार्कस थॉर्न का द्वीप था। विशाल बुराई नष्ट हो गई थी, लेकिन वे भी गहरे घायल थे। यह घाव सिर्फ शरीर पर नहीं बल्कि मन पर भी गहरा था। चेतना धुंधले समुद्र में भटकती एक नाव की तरह अस्पष्ट थी। कीटाणुनाशक की गंध, चिकित्सा उपकरणों की धीमी बीप और दूर से आती लहरों की आवाज। कबीर ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसे एक अनजान कमरे की सफेद छत दिखाई दी। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन कंधे में तेज दर्द के कारण उसे फिर से लेटना पड़ा। हिलो मत, घाव अभी भरे नहीं हैं। एक जानी पहचानी आवाज पर उसने सिर घुमाया तो बिस्तर के पास कुर्सी पर बैठी मीरा दिखाई दी। उसका चेहरा पीला और कमजोर था,
लेकिन उसकी आंखों में चमक थी, उसकी कमर पर पट्टी बंधी थी। हम कहाँ हैं? यह जनरल बख्शी का इंतजाम है, एक छोटे से तटीय गांव का निजी अस्पताल। डॉक्टर भी जनरल के पुराने साथी हैं, इसीलिए भरोसेमंद हैं। मीरा ने कबीर के माथे पर आए पसीने को पोंछते हुए कहा, मैं कितनी देर सोया रहा? 4 दिन। मुझे लगा था कि तुम सच में मरने वाले हो। उसकी आवाज कांप रही थी। यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि उन 4 दिनों में वह कितनी चिंतित रही होगी। दोनों कुछ देर तक चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। भयंकर लड़ाई और पीछा करने के वे दिन एक सपने की तरह लग रहे थे। अब उन्हें धमकाने वाली कोई गोली नहीं थी, न ही कोई पीछा करने वाला दुश्मन। केवल शांत शांति और असहनीय दर्द ही हकीकत थी। दुनिया का क्या हाल है? कबीर ने पूछा। RS गेट मीडिया इसे यही कह रही है। पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है। चिमेरा से जुड़े राजनेता, सैनिक, व्यवसायी गिरफ्तार हो रहे हैं। कुछ ने आत्महत्या कर ली है या रहस्यमय दुर्घटनाओं में मारे गए हैं। सड़ी हुई जड़ें उखाड़ी जा रही हैं। मीरा ने बिस्तर के पास रखे अखबार को उठाया। पहले पन्ने पर मार्कस थॉर्न की तस्वीर के साथ चिमेरा की सच्चाई को उजागर करने वाली खबर छपी थी। उनकी लड़ाई व्यर्थ नहीं गई थी। दुनिया थोड़ी न्यायपूर्ण दिशा में आगे बढ़ रही थी। कुछ दिनों बाद दोनों धीरे धीरे ठीक होने लगे। वे व्हीलचेयर पर या एक दूसरे के सहारे अस्पताल के सामने के छोटे से समुद्र तट पर टहलते थे। लड़ाई के तनाव और एड्रेनालाइन के खत्म होने के बाद एक अजीब सी चुप्पी और गहरी थकान रह गई थी। उन्होंने दुनिया को बचाया था, लेकिन शायद खुद को नहीं बचा पाए थे। अतीत के घाव उन्हें फिर से परेशान करने लगे। कबीर को हर रात अपने साथियों को खोने के बुरे सपने आते और मीरा अपने पिता की मौत के अपराधबोध से बाहर नहीं निकल पा रही थी। वे एक बड़े दुश्मन को हराने वाले नायक थे, लेकिन साथ ही सब कुछ खो चुके साधारण इंसान भी थे। एक रात जब मीरा को नींद नहीं आ रही थी तो वह कबीर के कमरे में गई। वह भी खिड़की से रात के समुद्र को देखते हुए जाग रहा था। नींद नहीं आ रही? हाँ, बहुत कुछ सोच रहा हूं। मीरा चुपचाप उसके बिस्तर के पास बैठ गई। अब सब कुछ खत्म हो गया है, फिर भी खुशी क्यों नहीं हो रही? उसकी आवाज में शून्यता थी। क्योंकि हमने जंग तो जीत ली, लेकिन जो खो दिया वह वापस नहीं आएगा, कबीर ने शांति से जवाब दिया। उसकी बात मीरा के दिल में उतर गई। अब हमारा क्या होगा? दुनिया तो हमें मरा हुआ मानती है। शायद यही बेहतर है। कबीर सिंह और मीरा शर्मा उस द्वीप पर मर गए और अब एक नई जिंदगी शुरू होगी। नई जिंदगी? क्या यह हमारे लिए संभव है? मीरा की आवाज में संदेह था। खून और धोखे से सने अतीत को मिटाकर एक सामान्य जीवन जीना क्या संभव होगा? उसे यकीन नहीं था। कबीर ने उसका हाथ पकड़ा। उसका हाथ अभी भी गर्म था। अकेले शायद नहीं, लेकिन साथ में शायद संभव हो। उसकी बात सुनकर मीरा ने सिर उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में उसे अपना अक्स दिखाई दिया, घायल, थका हुआ, लेकिन निराशा के अंत में उम्मीद की डोर न छोड़ने वाला। वह अनजाने में ही उसके गले लग गई। कबीर ने चुपचाप उसकी पीठ को सहलाया। 2 घायल आत्माएं एक दूसरे की गर्मी से सुकून पा रही थीं। उनकी लड़ाई का तरीका अलग था, लेकिन वे एक ही दर्द साझा करते थे। पिता का बदला लेने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया और अंत में सब कुछ खो दिया। अब उनके पास एक दूसरे के अलावा कुछ नहीं था। शुक्रिया मेरे साथ रहने के लिए, मीरा ने उसके सीने में मुंह छिपाकर फुसफुसाया। यही एक काम है जो मैं कर सकता हूं। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आ रही थी। लंबी रात खत्म हो रही थी और एक नई सुबह आ रही थी। वह सुबह कैसी होगी यह कोई नहीं जानता था, लेकिन वे अब अकेले नहीं थे। सुबह की ठंडी हवा में बची एक छोटी सी चिंगारी की तरह वे एक दूसरे के सहारे एक नई शुरुआत की तैयारी कर रहे थे। जब दोनों कुछ हद तक ठीक हो गए तो जनरल बख्शी उनसे मिलने आए। वह पहले से कहीं ज्यादा बूढ़े लग रहे थे, लेकिन उनकी आंखें चमक रही थीं। तुम लोगों ने कर दिखाया। दुनिया तुम्हारी कर्जदार है। उन्होंने दोनों को बारी बारी से गर्व से देखा। उनके हाथ में सरकार का एक आधिकारिक दस्तावेज था। सरकार की एक अनौपचारिक समिति तुमसे मिलना चाहती है। तुम्हारी पहचान पूरी तरह से सुरक्षित रखी जाएगी। तुम्हारा आधिकारिक मृत्यु रिकॉर्ड बना रहेगा। यह तुम्हारे सम्मान को बहाल करने और तुम्हारे भविष्य पर चर्चा करने के लिए है। कबीर और मीरा कुछ देर हिचकिचाए, लेकिन वे जानते थे कि इस सब को समाप्त करने के लिए यह एक आवश्यक कदम था। वे जनरल बख्शी के साथ गुप्त रूप से राजधानी गए। वे एक ऐसे सरकारी सुरक्षित घर में पहुंचे जो बाहरी दुनिया के लिए अज्ञात था।
वहां सेना और खुफिया एजेंसियों के शीर्ष अधिकारियों की एक समिति उनका इंतजार कर रही थी। उन्होंने कबीर और मीरा के साथ अपराधियों जैसा नहीं बल्कि नायकों जैसा व्यवहार किया। आप दोनों के बलिदान के कारण हम उस विशाल कैंसर को निकाल सके जो दशकों से देश को खा रहा था। हम किसी भी शब्द में आपका धन्यवाद नहीं कर सकते, समिति के अध्यक्ष ने सम्मानपूर्वक कहा। उन्होंने दोनों को अब तक की प्रगति के बारे में बताया। चिमेरा संगठन लगभग नष्ट हो चुका था और आरएस इंडस्ट्रीज को भंग किया जा रहा था। उनके द्वारा उजागर किए गए डेटा का उपयोग दुनिया भर में न्यायिक सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण सबूत के रूप में किया जा रहा था। उन्होंने डॉ. आनंद सिंह और डॉ. एलन रीड के आधिकारिक सम्मान की बहाली का भी वादा किया। वे दोनों दुर्घटना में नहीं बल्कि एक विशाल बुराई के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए नायकों के रूप में इतिहास में दर्ज किए जाएंगे। सारी रिपोर्टिंग समाप्त होने के बाद अध्यक्ष ने दोनों के सामने एक अप्रत्याशित प्रस्ताव रखा। आप दोनों की क्षमता और अनुभव इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमने इस घटना के बाद एक स्वतंत्र विशेष मिशन इकाई बनाने का फैसला किया है जो किसी भी बाहरी दबाव के आगे नहीं झुकेगी। हम चाहते हैं कि आप दोनों इस नई इकाई कोड नेम गरुड़ के संयुक्त कमांडर बने। यह एक असाधारण प्रस्ताव था। अतीत के सारे अपमान को धोकर एक शक्तिशाली संगठन का प्रमुख बनने का अवसर। मीरा का मन एक पल के लिए डगमगाया। क्या वह अपने पिता के अधूरे सपने को पूरा कर सकती है, न्याय की शक्ति से दुनिया की रक्षा करने का काम? लेकिन कबीर का विचार अलग था। उसने चुपचाप सिर हिलाया। आपके इस उदार प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, लेकिन हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। सभी की निगाहें कबीर पर टिक गईं। अध्यक्ष ने आश्चर्य से पूछा, क्या मैं कारण जान सकता हूं? हमने एक तलवार की भूमिका पूरी ईमानदारी से निभाई है। हमने बुराई को काटा और अन्याय को दूर किया, लेकिन तलवार जब म्यान में होती है तभी शांति की रक्षा कर सकती है। हमारे हाथों में पहले ही बहुत खून लगा है। हम अब किसी का न्याय करने या किसी को काटने की भूमिका नहीं निभाना चाहते। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें दृढ़ इच्छा शक्ति थी। मीरा ने उसकी बातें सुनकर अपना मन बना लिया। कबीर सही था। उन्होंने बदला लेने के लिए तलवार उठाई थी, लेकिन वे जीवन भर उस तलवार को चलाते हुए नहीं जीना चाहते थे। वे वास्तव में जो चाहते थे वह न्याय की शक्ति नहीं बल्कि एक सामान्य जीवन था। हम चाहते हैं कि आप हमारी इच्छा का सम्मान करें। हम बस एक शांत जगह पर उस दुनिया में जीना चाहते हैं जिसे हमने बचाया है। मीरा ने कबीर की बात का समर्थन किया। समिति के सदस्यों ने कुछ देर विचार किया और फिर उनके फैसले का सम्मान करने का निर्णय लिया। ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो हम मजबूर नहीं कर सकते। सरकार तुम्हें एक नई पहचान और जीवन भर जीने के लिए पर्याप्त मुआवजा प्रदान करेगी, और जब भी तुम्हें मदद की जरूरत होगी देश तुम्हारी रक्षा करेगा। यह हम दो नायकों के लिए कम से कम कर सकते हैं। सारी प्रक्रिया पूरी हो गई। कबीर और मीरा आधिकारिक तौर पर दुनिया से गायब हो गए और उन्हें एक साधारण विवाहित जोड़े की पहचान मिली। वे अब सैनिक या एजेंट नहीं थे। वे बस एक दूसरे का साथ देने वाले एक साधारण पुरुष और महिला थे। सुरक्षित घर से निकलते समय जनरल बख्शी उन्हें विदा करने आए। कहां जाने की सोच रहे हो? अभी तय नहीं किया है, बस कोई शांत जगह हो जहां से समुद्र दिखता हो, कबीर ने जवाब दिया। खुश रहना मेरे बेटे और बेटी, शांति से जीना। जनरल बख्शी ने दोनों को गर्मजोशी से गले लगाया। यह उनके अतीत से एक पूर्ण विदाई थी। दोनों ने अपनी नई पहचान पत्र लेकर कार में बैठे। कहां जाना है यह तय नहीं था, लेकिन उन्हें डर नहीं था क्योंकि वे एक दूसरे के साथ थे। उन्होंने न्याय के दिन को सफलतापूर्वक पार कर लिया था और अब केवल अपनी नई दुनिया बनाने का काम बाकी था। कार अतीत को पीछे छोड़कर एक अज्ञात भविष्य की ओर चुपचाप चल पड़ी। वे उत्तर पश्चिम के एक शांत तटीय गांव में बस गए। एक ऐसी जगह जहां दुनिया का शोर नहीं पहुंचता था, जहां केवल लहरों और सीगल की आवाजें सुनाई देती थीं। दोनों ने समुद्र की ओर मुख वाले एक पहाड़ी पर एक छोटा सा सफेद घर खरीदा। वह घर लंबे समय से उपेक्षित था, जर्जर और पुराना, लेकिन उन दोनों के लिए यह दुनिया के किसी भी आलीशान महल से ज्यादा आरामदायक आश्रय था। उन्होंने मिलकर घर की मरम्मत की, पुराने फर्नीचर को ठीक किया और एक बगीचा बनाया। कबीर ने अब बंदूक नहीं पकड़ी, उसके हाथ में हथौड़ा और आरी थी। वह जंग लगे कब्जों में तेल डालता और चरमराते फर्श को ठीक करता। मीरा ने सैन्य वर्दी के बजाय आरामदायक स्वेटर पहने और अपने बगीचे में टमाटर और जड़ी बूटियां लगाईं।
उसके हाथ अब ऑपरेशन के नक्शे नहीं बल्कि मिट्टी और बीज छूते थे। अतीत के घाव पूरी तरह से नहीं भरे थे। दोनों को अभी भी कभी कभी बुरे सपने आते और अतीत की यादें उन्हें पीड़ा देती थीं, लेकिन हर बार वे एक दूसरे के साथ होते थे। जब कबीर बुरे सपने से जागकर पसीने से तर बतर होता तो मीरा चुपचाप उसका हाथ पकड़ लेती। जब मीरा अपने पिता की तस्वीर देखकर रोती तो कबीर चुपचाप उसके कंधों को सहलाता। वे एक दूसरे के एकमात्र डॉक्टर और मरहम थे। समय के साथ दोनों के चेहरों पर धीरे धीरे मुस्कान लौटने लगी। कबीर ने गांव के एक छोटे से गैरेज में पुरानी कारें ठीक करने का काम शुरू किया। उसकी उत्कृष्ट कुशलता की खबर जल्द ही फैल गई और लोग उसे जादुई हाथ कहने लगे। मीरा ने स्थानीय पुस्तकालय में बच्चों को किताबें पढ़कर सुनाने का स्वयंसेवी काम शुरू किया। बच्चों की मासूम आंखों को देखकर उसे मन की शांति मिली। वे अब दुनिया को बचाने वाले नायक नहीं थे, लेकिन वे अपनी छोटी सी दुनिया को बचा रहे थे, एक दूसरे के टूटे हुए दिलों को सहारा देकर और सामान्य जीवन में खुशियां खोजकर। एक साफ दिन की दोपहर कबीर और मीरा घर के सामने के समुद्र तट पर टहल रहे थे। सूर्यास्त समुद्र को लाल रंग में रंग रहा था। यहां आए हुए काफी समय हो गया है, मीरा ने कबीर की बांह पर सिर रखकर कहा। हाँ, समय बहुत तेजी से बीतता है। तुम्हें कोई पछतावा तो नहीं है सब कुछ छोड़कर इस तरह जीने का? मीरा के सवाल पर कबीर एक पल के लिए रुका और उसकी ओर देखा। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा बक्सा निकाला और उसे खोला। उसके अंदर एक खुरदरी लेकिन मजबूत अंगूठी थी। यह अंगूठी साधारण धातु की नहीं थी। यह वज्र टैंक के कवच के एक टुकड़े को पिघलाकर बनाई गई थी। यह मीरा की आंखें फैल गईं। यह हमारा अतीत है और हमारा भविष्य भी। हम सबसे कठोर और ठंडे फौलाद के बीच मिले थे। वह फौलाद कई लोगों को नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन अंत में उसने हमारी रक्षा की और हमें सच्चाई बताई। अब यह फौलाद हमारे प्यार की रक्षा करेगा। कबीर ने धीरे से अंगूठी मीरा की उंगली में पहना दी। अंगूठी उसकी उंगली में बिल्कुल फिट बैठ गई। तुमने पूछा था कि क्या मुझे पछतावा है। मुझे एक पल के लिए भी पछतावा नहीं है। तुम्हारे साथ बिताए ये सामान्य पल ही मेरी जीवन भर की लड़ाई की सबसे बड़ी जीत हैं। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। ये दुहक के नहीं बल्कि खुशी और कृतज्ञता के आंसू थे। उसने कबीर के गले लगकर उसके होठों को चूम लिया। लाल सूर्यास्त के नीचे दोनों की छायाएं एक हो गईं। वज्र अब अस्तित्व में नहीं था। भूत कहलाने वाला सैनिक और बर्फ की रानी कहलाने वाली कप्तान भी गायब हो चुके थे। अब उनकी जगह पर एक दूसरे के घावों को भरने वाले और एक दूसरे का उद्धार बनने वाले एक पुरुष और एक महिला थे। लहरों की आवाज एक लोरी की तरह धीरे धीरे गूंज रही थी। उनकी लंबी लड़ाई आखिरकार खत्म हो गई थी और उसकी जगह पर एक शांतिपूर्ण प्रेम की शुरुआत हो रही थी।